तो साथियों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक कक्षा 11 के स्तर का प्रश्न प्रदर्शित हो रहा है। इस संरचना से ये लिया गया, जिसका कठिनाई स्तर मध्यम है। ये प्रश्न की जो विशेषता है, इसको मैंने अंडरस्टैंडिंग में रखा है। साथ ही इसके यदि हम परीक्षण उद्देश्य की बात करते हैं, तो ये प्रश्न परीक्षण करता है कि क्या विद्यार्थियों को हीरे की संरचना की जानकारी है। प्रश्न को मैं पढ़ता हूँ। हीरे में कार्बन परमाणुओं के मध्य बंध पाया जाता है। पहला आयनिक बंध, दूसरा हाइड्रोजन बंध, सी इसमें होगा सहसंयोजक बंध, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर यहाँ पर दिया गया है सी। तो इस प्रश्न में हम विद्यार्थियों के यदि परीक्षण उद्देश्य की बात करें, तो विद्यार्थी इस प्रश्न में उत्तर सही तभी दे सकता है जब उसको हीरे की संरचना की पूर्णतः जानकारी होगी। हीरे की संरचना में कार्बन एटम्स के मध्य किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं, यदि वो जानता होगा तभी तभी इसका उत्तर दे पाएगा। यानी कि ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रश्न मैंने रखा है। एक एक करके हम सभी अपनी बात रखेंगे। क्या ये प्रश्न अपने कौशल के स्तर पर, कठिनाई के स्तर पर और प्रश्न विशेषता के स्तर पर सही है? तो सबसे पहले मैं तपन जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें इस प्रश्न पर कि क्या इसके स्तर सही है। हेमंत भाई तपन। ये हेमंत भाई ये प्रश्न अंडरस्टैंडिंग की जगह मुझे मैकेनिकल का लगता है, क्योंकि जी। चाहे हीरा हो चाहे ग्रेफाइट हो, कार्बन में हमेशा कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध ही पाया जाता है। यह बच्चे को हमेशा, जब भी अपन स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जब भी बॉन्डिंग की बात करेंगे, हमेशा बच्चे को यह बताया जाएगा कि बच्चे की कार्बन में सामान्यतः सहसंयोजक बंध ही पाया जाता है। क्योंकि ये आप 11वीं कक्षा में लेके आए हैं, ये हीरे और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर जो है हम कक्षा शायद 9वीं या 10वीं में जब उसका कार्बन के अपर रूपों की बात करते हैं, उस समय यह बिल्कुल उस समय उसके स्ट्रक्चर की भी बात होती है। और चूंकि 10th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सारा पोर्शन आ गया है, आ, तो वहाँ पे हमें बिल्कुल बॉन्डिंग आ जाती है। इसका हम बोल सकते हैं कि कार्बन में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ये एक सामान्य बात है, ये सब बच्चे जानते हैं। इस कारण से यह प्रश्न अंडरस्टैंडिंग की मैकेनिक। जगह मैकेनिकल पे जाएगा। वो प्रश्न का जो कक्षा का लेवल है वो भी 11वीं की जगह इसको 10वीं रखेंगे, 9वीं या 10वीं रखेंगे तो उचित होगा यह प्रश्न। सर यदि अपन इसका जो कक्षा का स्तर 9वीं करते हैं, तो उस हम्म स्थिति में भी क्या ये मैकेनिकली प्रश्न रहेगा? ये बैक प्रश्न मैकेनिकल ही है, क्योंकि यह प्रश्न बच्चा जब से कार्बन पढ़ना शुरू करेगा 6ठी 7वीं से, तभी से, क्योंकि हीरे के अपर रूप उस समय से ही उसके कोर्स में आ जाते हैं। और हीरे के अपर रूप में उसकी चतुष्फल की संरचना बताओ, चाहे ग्रेफाइट की षष्ठफल की संरचना बताओ, उसमें क्योंकि हीरे में और ग्रेफाइट में दोनों की जब संरचना की बात आती है, तो उसमें जब बंध की बात आती है तो सहसंयोजक जी। बंध ही जिक्र होता है। दोनों में बंध अलग अलग नहीं आते। इससे बंध, जहां तक बंध की बात है, तो बंध में वो जी। संयोजक बंध आए। हाँ, यदि उसकी हीरे की संरचना होती है, चतुष्फल की होती है या षष्ठफल की होती है, उसके एग्जाम्पल पे आते तो भी शायद वो मैकेनिकली क्वेश्चन देता है, क्योंकि वो भी बच्चा जानता है वो कि भी चतुष्फल निश्चित की और होता है, षष्ठफल की वो भी निश्चित होता संरचना है उसमें में समझ। के होती है, उसको अपन कोई चेंज नहीं कर सकता, वो हर जगह वही मिलता है। तो इसी प्रकार से ये भी एक सत्य, अटत सत्य है कि हीरे में या ग्रेफाइट में, दोनों में जो बंध पाया जाता है वो सहसंयोजक बंध ही पाया जाता है। जी इससे मैं। ये प्रश्न मैकेनिकल प्रश्न में आएगा। जी। महेंद्र जी, आप इस प्रश्न पर अपना पक्ष रखना चाहेंगे? हाँ, जी हेमंत सर, बढ़िया आपने क्वेश्चन अच्छा बनाया है, लेकिन इस पे जो पॉइंट अभी तपन सर ने उठाया है, वो पॉइंट बिल्कुल मैं भी बोलना चाह रहा था कि ये जी। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ना रखिए, इसको मैकेनिकल स्तर पर ही हमको रखना चाहिए। कठिनाई स्तर जी। का भी बिल्कुल ठीक है कि ये 9th या 10th स्टैंडर्ड पे इसको हम रख सकते हैं। हालांकि इसमें एक चीज और है कि जब इसमें अपन हाइड्रोजन बंध के बारे में बात करते हैं,
तो ये शायद इसके बारे में अपना 9th-10th स्टैंडर्ड पे नहीं दिया है, पर ये इतना पढ़ के आते हैं 9th-10th स्टैंडर्ड पे कि हीरे की संरचना कैसी है, और वो उसकी मेमोरी में चला जाता है और वो मेमोरी बेस्ड ही ये आपकी क्वेश्चन आवाज लगता नहीं है कि आंसर दे पाएगा। इसलिए मैकेनिकल होगा और डेफिनिटली 9th या 10th स्टैंडर्ड पे इस क्वेश्चन को रखना चाहिए। ये बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ तपन सर से। जी सर, जी। जूही मैम, आप अपना बात रखने की कोशिश करें। सर क्वेश्चन तो मुझे भी मैकेनिकल का लग रहा है, क्योंकि 11th में अगर हम पूछ रहे कि कौन सा बॉन्ड है तो मोस्टली हाँ, मतलब ये क्वेश्चन निश्चित है कि मैकेनिकल का। कार्बन बॉन्डिंग हाँ, से ही बॉन्ड। जी और दूसरा मुझे अभी ये नहीं है कि जैसे तपन सर ने कहा कि सिलेबस अगर ये 11th में आता है, ये कंटेंट है, तो 11th में भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब इसमें अगर आपको ये है ऑलरेडी उनके टेक्स्ट में, तो द क्वेश्चन इज फाइन फॉर 11th। बाकी मुझे भी लग रहा था कि मैकेनिकल का क्वेश्चन है। इसको खैर इसी क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग का अगर बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, उससे भी खैर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हम लोग फिर देखते हैं कि किसी क्वेश्चन को अभी हम लोग को ये डिस्कशन करना है कि नहीं। फिलहाल ये क्वेश्चन मैकेनिकल का मुझे भी लग रहा है। जी मैम, जी। तो आपके सामने दूसरा प्रश्न रखा गया है नेक्स्ट स्लाइड से। इसमें कक्षा 11 के स्तर को का प्रश्न है ये। घटना स्तर मध्य में प्रश्न विशेषता इसमें भी मैंने अंडरस्टैंडिंग को रखा है। और परीक्षण उद्देश्य ये प्रश्न परीक्षण करता है कि विद्यार्थी सहसंयोजक बंध के प्रकारों को समझते हैं। हमारा प्रश्न है, पाई बंध का निर्माण होता है ए समाक्षति व्यापन से, बी पार्श्ववर्ती व्यापन से, सी ए एवं बी दोनों से, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनका सही उत्तर डी है, यानी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन के फलस्वरूप पाई बंध का निर्माण होता है। तो मेरे हिसाब से कक्षा 11th की टेक्स्ट से प्रश्न लिया गया है और इसमें अंडरस्टैंडिंग है। ये विद्यार्थी इस प्रश्न का सही उत्तर तभी दे सकते हैं जब वो समझ विकसित कर हो उनमें कि ये पाईबंध का निर्माण किस प्रकार से होता है, कैसे पाईबंध बनता है, तभी वो इसके सही उत्तर को दे पाएंगे। तो महेंद्र सर, इस पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। जी हेमंत सर, इस पे ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल का है ये तो बिल्कुल ठीक है। और इसका जो है बस मैं डिस्ट्रक्टर पे बात करना चाह रहा था कि जो डिस्ट्रक्टर दिए गए हैं इसमें थोड़ा सा बदलाव अगर होगा ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है पाईबंध का निर्माण होता है समाक्षतीयापन से, पार्श्ववर्तीयापन से, ए एवं बी दोनों से, और इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह के जो डिस्ट्रक्टर हैं इनके बजाय जो डिस्ट्रक्टर के बारे में भी अपन लोगों ने पढ़ा है, मेरे हिसाब से इसमें डिस्ट्रक्टर ये होने चाहिए कि पीपी समाक्ष अतिव्यापन, पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन, एसएस अतिव्यापन। वो ज्यादा जी सोचने पे मजबूर करेगा बच्चे को, तो वो ज्यादा और बेहतर अंडरस्टैंडिंग पे भी लेवल पे भी वो जाएगा क्वेश्चन। तो ये डिस्ट्रक्टर जो है ना उस पर विचार करने की जरूरत है। डेफिनेटली ये अंडरस्टैंडिंग है 11th लेवल का है, इस बात से मैं पूरा सहमत हूं। जी जी, बिल्कुल सही कहा सारी बात आपने कि यदि इसके डिस्ट्रक्टर्स थोड़ा सा और हम अलग कर देते हैं और उनको पीपी पार्श्ववर्ती या पीपी समाक्ष या एस कर देते हैं तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ये हो जाता है प्रश्न। जी तपन सर, इस पर प्रश्न पर अपनी बात रखें। अब ये प्रश्न वाकई जो महेंद्र सर ने बोला है तब जाके वो अंडरस्टैंडिंग पे आया, नहीं तो अभी तो ये प्रश्न मुझे मैकेनिकल ही लग रहा है। जी अभी सर। वर्तमान स्थिति में ये प्रश्न बिल्कुल 100% मैकेनिकल है, क्योंकि ये हर बुक में हर जगह लिखा हुआ है कि पार्श्ववर्ती व्यापन से ही आपके पाई बॉन्ड बनेंगे। हाँ, यदि इसमें अपन कक्षक डिवाइड कर देते कि एस 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 पी 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 लिख देते तो फिर बच्चों को समझना, फिर बच्चों को वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। वो तो भी मैं कह सकता हूँ तो भी वो मैकेनिकल में ही आता, क्योंकि उसमें भी किताबों में लिखा है कि पीपी बंद के पार्श्ववर्ती व्यापन से ही पाई बंद का निर्माण होता है। लेकिन उस समय थोड़ा सा बच्चों की अपन एस ओ पी ओ उसमें लेके आते तो थोड़ा सा डिफिकल्ट सोचना पड़ता,
तो अपन उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे थोड़ा सा सोच सकते थे, लेकिन वर्तमान लेवल पे तो ये टोटल ही मैकेनिकल प्रश्न लग रहा है मुझे। वो कक्षा 11वीं का प्रश्न है, कक्षा 11वीं में कोर्स में है, तो ये लेवल तो वही है, लेकिन प्रश्न अभी भी वर्तमान में ये मैकेनिकल ही है। तपन सर थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूंगा मैं। नहीं बिल्कुल सर। बिल्कुल। जो जूही मैडम ने कहा था ना, मैं थोड़ी इस पे भी बात करूंगा कि हम लोगों में कोई वो नहीं है, और मैं बिल्कुल इस चीज को समझता हूँ कि हम लोग के बीच में सभी लोग में बिल्कुल जरा भी ऐसा कोई प्रॉब्लम या वैसा नहीं है। सभी लोग बहुत अच्छा सहयोग करते हैं मैडम, बिल्कुल मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। बस ये जरूर कहूंगा कि ये अंडरस्टैंडिंग पे मैं इसलिए मेरा ये सोचना था कि उसको अगर उसकी समझ है, क्योंकि ये अंतःनाभ के अक्ष पे होता है या अंतःनाभ के अक्ष के ऊपर और नीचे अतिव्यापन होता है। जो हम पढ़ते हैं ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हाँ, पर ओवरलैपिंग हो रही है या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग हो रही है, तो वो तभी समझ पाएगा कि वो किस अतिव्यापन में अंतःनाभ के अक्ष पे होता है और किस अतिव्यापन में अंतःनाभ के अक्ष के ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग होता है। तो उसमें हमको चारों डिस्ट्रक्टर हम इस तरह से रखेंगे कि पीपी समाक्ष अतिव्यापन, पीपी पार्श्ववर्ती अतिव्यापन, एसपी अतिव्यापन और एसएस अतिव्यापन। तो डेफिनेटली वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ये अतिव्यापन किस प्रकार, ठीक है, उसको वो याद भी कर सकता है। अगर वो याद करके लिखता है तो वो तो हमारा सोचना है कि हम इसको मैकेनिकल में ले सकते हैं। तो ऐसे तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को मैकेनिकल में डाल देंगे सर, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चंस को वो याद कर सकता है। महेंद्र भाई, मैं अभी वर्तमान प्रश्न में बात कर रहा हूँ। मैंने बोला कि आपके द्वारा उसको अंडरस्टैंडिंग में शिफ्ट किया गया है, लेकिन जो वर्तमान प्रश्न है सामने दिख रहा है, यह प्रश्न वर्तमान में मुझे मैकेनिकल दिख रहा है। हाँ, जैसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बट हाँ, ठीक है। जो भी अभी वर्तमान में प्रश्न है ये। जी सर, जी सर। जूही मैम, आप भी इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, ये तो आप लोग का जो डिस्कशन चल रहा है उसके पैरेलल एक दूसरा पॉइंट, ये क्वेश्चन देख के जो मुझे समझ में आया, ये आप सबके लिए है कि जब हम लोग क्वेश्चन डिस्ट्रैक्टर्स फ्रेम करते हैं और 4 डिस्ट्रैक्टर्स में, सॉरी ये थोड़ा पैरेलल चीज है, लेकिन 4 डिस्ट्रैक्टर्स में अगर 2 डिस्ट्रैक्टर्स ऐसे एक दूसरे के ऑपोजिट दिखते हैं, जैसे समाक्ष अतिव्यापन, पार्श्व अतिव्यापन, और बाकी ये दोनों जो भी है, तो अपने आप समहाउ अगर सिर्फ ये दोनों ऑपोजिट दिख रहे हैं एक दूसरे के, तो बच्चे ये दोनों ऑप्शंस को भूल जाते हैं और सिर्फ इन दोनों ऑप्शंस के अराउंड प्ले करने लगते हैं कि इन दोनों में ही कोई सही आंसर होगा। फिर हम अपने आप लूज आउट कर देते हैं इन दो डिस्ट्रैक्टर्स का डेटा, क्योंकि जनरली अगर ऑपोजिट दिया हुआ है कि इंक्रीजेस डिक्रीजेस समाक्ष पार्श्व, तो इन दोनों में से ही कोई करेक्ट आंसर होगा। तो आई वेरी मच अग्री विद महेंद्र सर कि हम चारों अपना डिस्ट्रैक्टर्स ऐसे रखें कि बच्चे को सोचना पड़े कि कौन सा आंसर सही है, और अगर वो बाकी 3 आंसर्स को गलत चूज करता है तो क्यों गलत चूज कर रहा है, वो चीज हमें देखना पड़ेगा। महेंद्र सर ने ऑब्वियसली क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग में कर दिया डिस्ट्रैक्टर्स को बदल के। तो जनरली बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए भी हम लोग ध्यान देंगे कि क्या हम लोग इंक्रीज डिक्रीज अबव बिलो करके, क्या हम सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट करके 2 डिस्ट्रैक्टर्स का जो वैल्यू है, 2 डिस्ट्रैक्टर्स को लूज आउट ऐसे ही कर दे रहे हैं कि बच्चा 50-50% इसी में से आंसर करेगा। तो ये मेरा थोड़ा पैरेलल पॉइंट ये था कि हम जब भी डिस्ट्रैक्टर्स फ्रेम करें, ध्यान दीजिएगा कि चारों डिस्ट्रैक्टर्स में से कोई, सॉरी 3 डिस्ट्रैक्टर्स में से आ रही है मैडम, आवाज आ रही है? सिर्फ मेरा ड्रॉप हुआ था कॉल की सभी का ड्रॉप हुआ था? मैम, आपका ड्रॉप हुआ था कॉल। अच्छा अच्छा, सॉरी। तो
अगेन आई वाज जस्ट टेलिंग कि हाँ आप जब हम लोग डिस्ट्रैक्टर्स ट्रेन कर रहे होंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जी मैम। ऑपोजिट ना रखें, लेकिन चारों डिस्ट्रैक्टर्स को इक्वल वेटेज मिले। बच्चा भी जब आंसर कर रहा है तो वो चारों तीनों डिस्ट्रैक्टर्स को देख, मतलब आप उसका जो मिसकंसेप्शन है वो गेज कर पाए। जी मैम बिल्कुल। तो यही है, डिस्ट्रैक्टर्स चेंज करके ये वाला क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग की तरफ हो सकता है। और खैर डिस्ट्रैक्टर्स तो नहीं, लेकिन हम अभी मेरा पूरा ध्यान समहाउ डिस्ट्रैक्टर्स की तरफ है कि हम लोगों ने अपने आप ही बहुत ज्यादा लूज आउट कर दिया बाकी दो रॉन्ग क्वेश्चन। और किसी को डिस्कशन अभी इस पे करना है तो बाकी आप लोग, आप तीनों आपस में डिस्कस करिए। महेंद्र सर, तपन सर का मुझे अभी भी लग रहा है कि दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, तो उस पे वी कैन कंटिन्यू डिस्कसिंग ऑन दिस। नहीं मैडम, वो आपने जो उसको ठीक क्लियर कर दिया है। जो तपन सर ने बताया था, मैं वो उन्होंने कहा था कि जैसा अभी ये क्वेश्चन है वैसे ये मैकेनिकल लेवल पे जाना चाहिए, क्योंकि उसमें स्पष्ट वो सबाक्ष या पार्ट्स में से एक कुछ। हालांकि आपने दोनों जो डिस्ट्रक्टर के बारे में, सीओडी के बारे में कहा, ये डिस्ट्रक्टर जो है उसको विचार करने के लिए मजबूर नहीं करते, तो शायद ये डिस्ट्रक्टर नहीं होना चाहिए, वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ये जो तपन सर ने एकदम बोला कि ये दोनों में पकड़ लेगा वो उस चीज को, तो यहाँ पर वो मेमोरी बेस्ड हो सकता है कि जानता है कि समाक्ष क्रियापन से सिग्मा और पार्श्व क्रियापन से पाई बन बनता है। तो ये अभी के स्ट्रक्चर पे हम मैकेनिकल पे मैं इसको एग्री कर रहा हूँ, लेकिन अगर उसको हम डिस्ट्रक्टर को ठीक से अरेंज करें तो ये अंडरस्टैंडिंग पर ही होना चाहिए क्वेश्चन। मतलब ये बनाने की कोशिश शायद उन्होंने सर ने हेमंत सर ने अंडरस्टैंडिंग के लिए करी है। तो इसकी कोशिश मैं थोड़ा सा, ये अगर डिस्ट्रक्टर ठीक से बना दी जाए तो उसको विचार करेगा, तब वो समझ पाएगा उसको। तो अभी वो दोनों चीजों को सीधा पकड़ रहा है और वो मेमोरी बेस्ड भी हो सकता है, इसलिए मैकेनिकल लेवल पे अभी के उसमें हम मान सकते हैं इसको कि मैकेनिकल लेवल में हो सकता है। आई थिंक ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज, लेकिन ये जो डिस्ट्रैक्टर वाली बात है ये हम लोग एक और, ये पैरेलली आई है, लेकिन मुझे लगता है ये भी ध्यान में रखने वाली चीज है कि जब हम अपने डिस्ट्रैक्टर्स फ्रेम कर रहे हैं तो जैसे शुरू में बात हुई थी हमारी कि क्वेश्चन क्यों हम बच्चे से पूछ रहे हैं, ये गेज करने के लिए कि बच्चे को मिसकंसेप्शन क्या है, बच्चा क्या गलत समझा है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में। तो उस तरह से हम अपने तीन डिस्ट्रैक्टर्स को अपार्ट फ्रॉम द वन करेक्ट आंसर प्लेस करेंगे टू फाइंड आउट कि जो बार बार कहते हैं कि ये हमें डेटा देता है कि बच्चे को मिसकंसेप्शन क्या है, तो वो डेटा प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए बच्चे को कि गलत समझ कहाँ हुई है, उसके लिए हमें अपने तीनों डिस्ट्रैक्टर्स को बहुत ही लॉजिकली प्लेस करना पड़ेगा और कहीं पे भी गिव अवे नहीं करना है कि आंसर एकदम कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो आप देख के आप गेस भी मार सकते हो इजीली, तो गेस मारने का ऑप्शन हमें नहीं छोड़ना है अपने क्वेश्चंस में। तो द क्वेश्चन इज फाइन, डिस्ट्रैक्टर्स को ऑब्वियसली वी नीड टू वर्क ऑन। ओके मैम जी। इसके बाद अपना जो तीसरा स्लाइड है, इसमें तीसरा प्रश्न रखा गया है, ये भी कक्षा 11 के स्तर से है, अंडरस्टैंडिंग स्तर का प्रश्न है। परीक्षण उद्देश्य, प्रश्न परीक्षण करता है कि छात्र एमओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की समझ रखते। प्रश्न है हमारा, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 8 है, इसके अनुचुंबकीय द्विपरमाणविक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। इसमें आंसर भी दिया हुआ है, बी आंसर इसका आंसर है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रश्न है जो कि कक्षा 11 के स्तर का प्रश्न है। इस प्रश्न पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तपन सर अपनी बात रखें इस प्रश्न पर। हेमंत सर, मैं फिर आपसे डिसएग्री हो पा रहा हूँ थोड़ा सा। ये प्रश्न मुझे अब एप्लीकेशन लेवल पे लग रहा है, क्योंकि इसमें उसको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बिना जी सर। स्ट्रक्चर बनाए वो यहाँ पे बता नहीं पाएगा कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जी सर। तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो मतलब वो एप्लीकेशन उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उसको अपने नॉलेज का अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग की जगह ये एप्लीकेशन लेवल पे पहुंच जाएगा। आ जाएगा वो। जी सर। थोड़ा सर मैं तो भी इसमें कंफ्यूज था कि हाँ, तो मैं ये मेरे को अब चलो इसको एप्लीकेशन लेवल पे लग जाएगा रहा है। अपना आगे। कक्षा 11वीं में एमओटी थ्योरी के ऊपर बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल सही आपने दिया है, और इसका लेवल भी बहुत अच्छा है, और कठिनाई स्तर
मेरे को तो ये थोड़ा सा कठिनाई स्तर पे भी इसमें लग रहा है कि ये कठिन लेवल पे ही आ रहा है। आपने मध्यम लगा, ठीक है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, इससे इसको अपन कठिनाई स्तर इसका मध्यम हो गया। यदि इसको अपन 12-13 यदि ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे जाता तो फिर थोड़ा कठिन भी होता। 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे कठिनाई स्तर ठीक है कि मध्यम है। लेकिन जब तक वो स्ट्रक्चर बनाएगा नहीं, जब तक वो इसको न तो याद करके बोल सकता है, हाँ वो एनालिसिस कब तब कर पाएगा जब उसको स्ट्रक्चर बना पाएगा एमओटी का। और जब स्ट्रक्चर बना पाएगा तो मतलब वो एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं अपने नॉलेज को, तो अपने नॉलेज को अप्लाई कर रहा है। इससे मेरे को लगता है कि ये प्रश्न तो एप्लीकेशन लेवल का है। जी, तब इसके बाद महेंद्र सर अपनी बात रखें इस प्रश्न को लेकर। बिल्कुल, आई एग्री विद तपन सर। ये क्वेश्चन जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं, तो तो एनर्जी लेवल डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा इसके बाद, क्योंकि उसने पढ़ा है, अगर वो ठीक से उसको अप्लाई कर पा, एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाना उसको आता है और उसको अप्लाई कर पा रहा है, तब वो इसमें टोटल अनअप्लाइड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसको निकाल के वो उसको बता बैठा हुआ, वो अलग मैटर है, पर उसको निकाल के बताएगा। तो ये डेफिनेटली एप्लीकेशन पे आना चाहिए, इसको एप्लीकेशन पे ही आना चाहिए क्वेश्चन को। और बाकी सारी चीजें आपकी बिल्कुल बढ़िया है इस क्वेश्चन के अंदर। अंडरस्टैंड वो एप्लीकेशन अकेला इसमें लेवल हो जाएगा, बाकी मध्यम स्तर का क्वेश्चन हम बिल्कुल ले सकते हैं इसको। इसमें ज्यादा कोई डिफिकल्टी ऐसी है नहीं। और बाकी जो चीजें हैं वो ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी ठीक से फ्रेम किया गया है। जो जी ये डिस्ट्रक्टर हैं तो वो तो ठीक है ही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल तपन सर से बिल्कुल सहमत हूँ, जो उन्होंने बात रखी है वो ये एप्लीकेशन लेवल पे ही होना चाहिए। जी सर। तो ये एक अपना प्रश्न विशेषता में तपन सर ने जैसा कि बताया, इसको अपन एप्लीकेशन बेस में रख सकते हैं। इस पर जूही मैडम थोड़ा अपना पक्ष भी रखें, क्या ये तपन सर जो कह रहे हैं क्या ये सही है? हाँ सर, मुझे भी एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन लगा। जी खैर, आप लोगों ने कंटेंट के बारे में बात की, एक और चीज का हम इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे। एक अच्छी चीज है कि आपने डिस्ट्रैक्टर्स को बड़ा लॉजिकली प्लेस किया है कि 1 2 3 4 ही रखा है। एक ये पॉइंट बार बार हम पैरेलल चले जा रहे हैं, क्योंकि जब आप भी दूसरों के क्वेश्चंस देखोगे तो आप उसको किस तरह से देखना है और उससे कैसे रिव्यू करना है, उस पर हम लोग आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। तो अगर सपोज करिए कि डिस्ट्रैक्टर्स 4 3 2 1 की तरह ऐसे प्लेस होते हैं, तो एक एक अलग तरह का बच्चे पे पहले तो वो प्लेस करने का प्रेशर आ जाता है, जो कि जरूरत नहीं है उस चीज की, कि वो पहले जी लॉजिकली प्लेस करने लगता है अपने डिस्ट्रैक्टर्स को। तो हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि अपने जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं, डिस्ट्रैक्टर्स इन द सेंस जो ऑप्शंस हैं, उसको ऐसे प्लेस करें कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हो। जैसे ये 1 2 3 4 बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही एस्थेटिक लग रहा है, ये क्वेश्चन सुंदर भी लग रहा है कि placed है. Now the child just needs to draw the diagram and derive the answer. तो क्वेश्चन भी अच्छा है और डिस्ट्रैक्टर्स प्लेस्ड भी अच्छे तरीके से है, तो दैट इज अ गुड पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। और हाँ, ऑब्वियसली ये मुझे भी लग रहा है कि ये एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे को पहले बनाना पड़ेगा जी मैम। और देन डिराइव करना पड़ेगा। तो दिस इज माय पॉइंट। जी, इसके अलावा कोई और पक्ष रखना चाहेंगे तपन सर, महेंद्र सर, इस प्रश्न को लेकर के? ये यदि प्रश्न हम बहुत इसको अच्छा है, यदि हम प्रश्न इसको बहुत अच्छा है। अंडरस्टैंडिंग में और करना चाहें तो इसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है? नहीं, परिवर्तन कुछ हर प्रश्न में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न अच्छा है और प्रश्न को एज इट इज ही दिया जा सकता बच्चों को। बहुत बढ़िया प्रश्न है। बस इसमें जी एक जो प्रश्न विशेषता है वो बस एप्लीकेशन जी लेवल सर। पे, बस वो तो बाकी जैसा प्रश्न कि बहुत सर आपने कहा था ना अभी कुछ देर पहले कि प्रश्न विशेषता में थोड़ा सा बड़ा रेयर डिफरेंस रहता हाँ, है, सही तो सही, वो हमें आज पढ़ना बराबर। है। जी बिल्कुल, थोड़ा सा मेरे लिए ये कंफ्यूजिंग क्रिएट होता नहीं, है, वो जैसा आपके कि लिए क्या, हमारे लिए भी बहुत कंफ्यूजन है सर, सभी के लिए कंफ्यूजन है। एक और सर, एक और पॉइंट अभी मेरा ध्यान गया। अगर आपका प्रश्न विशेषता एप्लीकेशन है, तो हम उसके हिसाब से दो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव हम चेंज नहीं करते हैं, लेकिन पहले टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा हम प्लेस कर रहे हैं और उसकी विशेषता एप्लीकेशन रख रहे हैं, तो हम उसका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव अलग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे समझ से ज्यादा बच्चा उसको अप्लाई कर रहा है, उसके अराउंड है।
टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव वो टेस्ट हो रहा है, और इस टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव के लिए शायद हम दूसरा क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। तो क्या मैडम इसमें ऐसा चेंज करना आवश्यकता कि छात्र एमओटी बनाने में सक्षम है अथवा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने डायग्राम बनाने में सक्षम है? ऐसा नहीं, इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने में सक्षम नहीं आएगा, इसमें आएगा कि उसका एनालिसिस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एनालिसिस कर सकता है, उसके ऊपर अपना कंसेप्ट जो अप्लाई, जो कंसेप्ट है उसके जो फंडामेंटल्स है उसको वो जांच सकता है, परख सकता है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, इसके अनुचुंबकीय क्यों है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पे उसको कंसेप्ट को चेंज करेगा। तो यहाँ पे इसके एमओटी को बना सकता है वो नहीं आएगा, एमओटी को के ऊपर अपने कंसेप्ट को जांच सकता है, परख सकता है। शायद मेरे हिसाब से इसका परीक्षण उद्देश्य ये आएगा कि वो अपने एमओटी के ऊपर परख सकता है वो। जी सर। तो ये इस तरह से हमारे 3 प्रश्न एक-एक करके आपके समक्ष ही रखे गए थे, जिनका आप सभी लोगों के द्वारा काफ़ी 4 प्रश्न शायद आपके, एक और होगा। और होगा। वो शायद उसमें होगा। मैडम मैं एक चीज कहना चाह रहा था इसमें। अभी क्वेश्चन बहुत अच्छा है पर मुझे एक थोड़ा सा वो था कि क्योंकि लर्निंग आउटकम हमको जो दिए गए थे ना, मैं इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल से, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ ऐसी चीज होती है जो मेरे लिए शायद बहुत फेवरेबल है, या तपन सर के लिए कोई और चीज फेवरेबल है, हेमंत सर के लिए कोई और। तो कई सारे टॉपिक होते हैं जो हमारे लिए फेवरेबल होते हैं, उसमें हम जब फ्री हैंड होते हैं तो हम बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी चूंकि लर्निंग आउटकम दिए गए थे ना, तो इस जैसे भी ये वाला क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन में कहीं कोई कमी नहीं है, जो केवल एक चीज चेंज करना था तो वो हो गया इसमें, वो बात हो गई इसके ऊपर, और एज इट इज इसको इस पर रखना चाहिए। ये क्वेश्चन अपने आप में पूरा सही है, पर इसी तरह के क्वेश्चन और भी इसमें बन सकते हैं। जैसे अभी कम हम तुलनात्मक जो चुंबकीय गुण है उनकी तुलना कर सकते हैं, तो उसमें हम और अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, वो एप्लीकेशन लेवल पे और अच्छा क्वेश्चन होगा जिसमें हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे उनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है। तो काफी अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि लर्निंग आउटकम पे हमको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था जब लर्निंग आउटकम दिए गए थे, तो इस वजह से मैंने इस तरह क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं, इसको तो मैं बधाई दे रहा हूँ। अमन सर आपने अच्छे क्वेश्चन बनाए। धन्यवाद सर। एक मैम सॉरी मुझे एक और बस इस क्वेश्चन के हिसाब से पॉइंट ऐड करना था कि जनरली जहाँ पे कैलकुलेशन आ जाता है वो अपने आप ही एप्लीकेशन की तरफ क्वेश्चन चला जाता है। तो इसीलिए जो सर कह रहे थे कि टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में जांच करना, गणना करना है, जो भी सॉरी थोड़ा हिंदी के हिसाब से हम आपको उतना इनपुट नहीं दे पाएंगे, लेकिन जहाँ पे कैलकुलेशन करना हो रहा है तो वो अपने आप में ही, जब आप कंफ्यूज हो हेमंत सर तो देखिए क्या बच्चे को, क्योंकि कैलकुलेशन अपने आप में नया सिचुएशन है, तो अगर बच्चे को कुछ कैलकुलेट करके निकालना है तो मोस्टली वो एप्लीकेशन की तरफ होगा, तो वो आपके लिए थोड़ा ईज वो कर रहे हैं कि आप देखिएगा कि अगर बच्चे को डिराइव करना है, अपने कैलकुलेट करके निकालना है, तो वो मोस्टली एप्लीकेशन। जी मैम जी, थैंक यू। तो चौथा प्रश्न पर चर्चा आज ही होनी है मैम या फिर कल होना है उस पर? ये इस स्लाइड में है जोएल। जोएल है यहाँ पे। हाँ मैम, नेक्स्ट स्लाइड आई हैव प्रेजेंटेड फोर्थ क्वेश्चन। Sir, fourth question is presented, sir. अभी शो नहीं हो रहा है सर अभी। वो शो बाकी नहीं हो लोगों रहा को है क्या? शो हो रहा है? बाकी लोगों को शो हो रहा है क्या? नहीं मुझे भी नहीं हो रहा था। अभी हो रहा है सर? जी सर। जो आपको दिखेगा महेंद्र सर वही हमें दिखाई देगा, कोई अलग अलग नहीं दिखाई देगा। अभी भी नहीं हो रहा जो सर हो रहा है सर। हाँ अब आया। जी सर। तो ये कक्षा 11 का प्रश्न है, टॉपिक आबंधन से लिया गया है, पटना स्तर इसका भी मध्यम है, और अंडरस्टैंडिंग स्तर का ये प्रश्न मैंने इसको दिया है, जिसका टेस्टिंग ऑब्जेक्ट है। यह प्रश्न परीक्षण करता है कि छात्रों को जल के अणुओं में आबंधन की समझ है। प्रश्न है, बर्फ का घनत्व जल से
कम होता है? इसमें ऑप्शन ए द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया से, ऑप्शन बी हाइड्रोजन बंध अंतरक्रिया से, ऑप्शन सी द्विध्रुव द्विध्रुव अंतरक्रिया से, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें कि सही उत्तर हमारा है हाइड्रोजन बंध अंतरक्रिया से। तो सबसे पहले मैं तपन सर से चाहूंगा कि इसमें प्रश्न पर अपनी पक्ष रखें। क्या ये प्रश्न अंडरस्टैंडिंग स्तर का ही है और इसका परीक्षण उद्देश्य सही है? प्रश्न तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ रहा है आपका, अच्छा है। हाइड्रोजन बंध की अंतरक्रिया से भी है, लेकिन घनत्व की बात अपन करते हैं थोड़ा सा। मैं इस प्रश्न पे अपनी अलग एक थोड़ी सी राय, मेरी थोड़ी सी अलग है कि उसमें उसका घनत्व क्यों कम होता है। घनत्व इससे कम होता है कि उसमें हाइड्रोजन बंध के कारण उसमें जो हाइब्राइशन होता है, sp3 हाइब्राइशन होने के बाद उसमें जो अणुओं के मध्य जो रिक्त स्थान क्रिएट हो जाता है बर्फ बनने पर, तो बर्फ बनने में जो रिक्त स्थान में एयर जमा हो जाती है, इस कारण से घनत्व इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हाइड्रोजन बंध की अंतरक्रिया से वो जो घनत्व का मेन कंसेप्ट आता है वो हवा के कारण आता है। थोड़ा सा मेरा ऐसा मानना है कि बर्फ का घनत्व इससे कम हो जाता है क्योंकि उसमें जब sp3 हाइब्राइजेशन के कारण उसकी चतुष्फलकीय संरचना बनती है, तो चतुष्फलकीय संरचना के बीच में जो रिक्त स्थान हो जाता है, उस रिक्त स्थान में एयर जमा हो जाने के कारण उसका घनत्व कम हो जाता है। तो प्रश्न तो खैर आपका जो अपन थियोरेटिकली बात करेंगे उसमें तो बहुत बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है। रास भी 11वीं का प्रश्न है, सब बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा एक वो जो सोचना रहता है और जो मैं बच्चों को थोड़ा सा बताता हूँ, चारों ही फिर अलग होना चाहिए। हाँ, कि वो जो घनत्व कम क्यों होता है उसके पीछे रीजन ये आता है कि जब अपन उसका जैसे अपन बर्फ को पिघालते हैं, यदि आप उसको बर्फ को पानी के अंदर डुबो के पिघालेंगे तो आप देखेंगे उसमें से एयर बबल निकलती है। तो वो एयर बबल एयर होने के कारण उसका घनत्व इस कारण से वो पानी पे तैरता हुआ दिखाई देता है, इस कारण से उसमें उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ये ऐसा मेरा सोचना रहता है इस प्रश्न के ऊपर। जी सर। लेकिन महेंद्र सर, केमिस्ट्री की लैंग्वेज के हिसाब से प्रश्न बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग का है और केमिस्ट्री की लैंग्वेज के हिसाब से प्रश्न 11वीं का अंडरस्टैंडिंग ही प्रश्न दिख रहा है। जी सर। महेंद्र सर इस प्रश्न पर अपना पक्ष रखें। हाँ, बिल्कुल। क्वेश्चन में ये जो अपना जो हमने इसके पहले पढ़ा था, आपको भी ध्यान होगा, हमने क्वेश्चन मेकिंग के समय शुरुआत में जो कोई वर्कशॉप थी, साथ में वर्कशॉप में हमने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनमें हमने उसके 3 पार्ट जो पढ़े थे, स्टेम, की और डिस्ट्रक्टर। तो इसमें आपका स्टेम सही है और इसमें की जो है वो गलत है, यानी जो सही आंसर है वो गलत है, जो कि अभी तपन सर ने भी बताया। और डिस्ट्रक्टर में भी थोड़ी सी मतलब जैसा होना चाहिए डिस्ट्रक्टर भी वैसे नहीं है, क्योंकि कि इसमें क्या है कि हाइड्रोजन बंध तो जल में भी होता है और बर्फ में भी होता है, दोनों में होता है, तो हाइड्रोजन बंध इसका आंसर हो नहीं सकता है। लेकिन हाइड्रोजन बंध के कारण यहाँ पर क्या होता है, जल की स्ट्रक्चर हमको पता है कि जल का स्ट्रक्चर जो रहता है वो वी शेप्ड होता है, बेंट होता है, और जब उसमें दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, दोनों H यूज हो जाते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल शेप में चला जाता है, जहाँ की हवा नहीं, हम उसको कहना चाहिए उसका जो साइज है वो बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, इसलिए वॉल्यूम ज्यादा होने से डेंसिटी कम हो जाती है। तो ये उसका रीजन है। तो इसलिए क्वेश्चन में आपका आप जो पूछना चाह रहे हैं ठीक है, जल के अणुओं में आबंधन की समझ है, तो क्वेश्चन को मेरे हिसाब से यहाँ पर डिस्ट्रक्टर और जितनी है वो ठीक नहीं है। जूही मैडम थोड़ा और अच्छे से इस पे बताएंगी, मेरा जहाँ तक समझ है। मैं जी, यदि अपन इसमें डिस्ट्रक्टर्स चेंज करना चाहें तो तपन सर आप थोड़ा सा इसमें डिस्ट्रक्टर्स क्या क्या रखे जा सकते हैं अपने, ये इनको चारों को रिप्लेस करना चाहें अपन, तो चारों को हटा देते हैं इनसे, तो अपन को इस प्रश्न को यही रखते हुए, मेन स्टेम को यही रखते हुए, इसके डिस्ट्रक्टर्स यदि अपन चेंज करते हैं तो अपन क्या क्या डिस्ट्रक्टर्स रख सकते हैं इसमें, थोड़ा सा इस पर भी अपन डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा है। पहली बात तो भाई साहब डिस्ट्रक्टर चेंज होना नहीं चाहिए। जी अब सर। दूसरी बात है, आप बोल रहे हैं तो अपन डिस्ट्रक्टर में एक डिस्ट्रक्टर ये ऐड कर सकते हैं कि उसकी
ज्यामिति के कारण कह सकते हैं। घनत्व कम होता है तो उसकी ज्यामिति, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो हो जाता है वो चेंज हो जाता है, इस कारण से एक ज्यामिति के कारण अपन उसके घनत्व को बोल सकते हैं कि उसकी ज्यामिति जो उसमें डबल हाइड्रोजन बनने के कारण उसकी संकरण हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो जाता है, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाने के कारण उसका घनत्व कम हो जाता है। वो ज्यामिति के आधार पर हो सकता है। बस एक स्ट्रक्चर यदि कहीं चेंज करना पड़े तो वो अपन उसमें लेके आ सकते हैं। जी सर, जी सर। जूही मैम, इसमें आप अपनी बात रखें। मेरे बात रखने से पहले हेमंत सर हम चाहेंगे कि फिर अगर तपन सर और महेंद्र सर अपना पॉइंट्स दे रहे हैं तो वो आप इस क्वेश्चन को अब फाइनली आप इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं, तो इस क्वेश्चन के बारे में आप मतलब हेमंत सर आप ये डिस्कशन लेके आएंगे जहां पे अगर तपन सर अपना पॉइंट्स दे रहे हैं तो आप बताइए कि फाइनली व्हाट डू यू थिंक कि क्वेश्चन कैसा देखना चाहिए। डिस्ट्रैक्टर्स 3 होते हैं, एक करेक्ट आंसर होता है, तो कौन सा करेक्ट आंसर है। जैसे अगर सपोज महेंद्र सर को की गलत लग रही है तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा और कौन से 3 डिस्ट्रैक्टर्स उनके हिसाब से होने चाहिए, ये डिस्कशन में आना चाहिए। तो नाउ अगेन बॉल इन महेंद्र सर एंड तपन सर कोर्ट कि आप इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं और कौन से 3 डिस्ट्रैक्टर्स और एक करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में होता है, या क्या बदलाव इस क्वेश्चन में पूरी तरह से आना चाहिए, दैट यू हैव टू स्टेट। तो आप हेमंत सर आप उन लोग के पास वापस जाएंगे और बोलेंगे कि हाउ डू यू सी दिस क्वेश्चन। जी मैम, जी। ये यही चीज मैंने अभी जस्ट कहा था ना कि यदि हम इसके डिस्ट्रैक्टर्स को चेंज करना चाहें तो अपन क्या ऑप्शन दे सकते हैं। तो क्वेश्चन यही रखते हुए कि बर्फ का घनत्व इसमें जल एक से कम डिस्ट्रक्टर होता जो है ऐसा। आपका, जी हेमंत सर, हाँ, सुन रहा हूँ। इसमें जो एक डिस्ट्रक्टर आपका इनमें से कोई नहीं, उस डिस्ट्रक्टर को अपन इनमें से कोई नहीं की जगह इसमें आ सकता है कि इसकी ज्यामिति के कारण, संरचना के या ज्यामिति के कारण। चतुष्फल की ज्यामिति के कारण ऐसा कर दें तो ज्यादा। हाँ, ज्यामिति, बर्फ की ज्यामिति से, ज्यामिति चतुष्फल की और होने से आंसर बी ही सही आंसर रह जाएगा। डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा सर, सॉरी? डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, ओके। महेंद्र सर आप का क्या कहना है? मैडम, ये बात तो इसमें हो गई है कि, लेकिन अब ये क्या है, क्वेश्चन और टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव मैच नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पर जैसे बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, तो यहाँ पर यह प्रश्न करता है जल के अणुओं में आबंधन की समझ है। अब यहाँ पर जल के अणुओं में आबंधन, चाहे जल के अणु हो चाहे बर्फ हो, आबंधन तो हाइड्रोजन बंध उनमें अणुओं के बीच में होता है। अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध ही होता है, जल के अणुओं में हो या बर्फ के अणु। तो इसमें चूंकि वो घनत्व से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये जो ज्यामिति वाला जो टॉपिक जोड़ा है, ज्यामिति या स्ट्रक्चर वाला टॉपिक, ये इसमें जोड़ना जरूरी है। ये तो जोड़ना पड़ेगा ही, क्योंकि आंसर सही ये होगा नहीं, वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा इसका जो आंसर है। तो इसमें इसका या तो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, हम अगर क्वेश्चन चेंज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव जो है वो इसको मतलब इससे मिसमैच कर रहा है मैडम, मेरा ये विचार है। तो हम लोग इस चीज को जब हम लोग ऐसी जगह पे पढ़ते हैं तो हम लोग दो चीजें करेंगे। इस क्वेश्चन, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन सही है तो इस क्वेश्चन को मेंटेन करते हुए इसका अलग ही क्लासिफिकेशन होगा। लेकिन अब इस टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ बर्फ के घनत्व के अराउंड ही सोचें। अगर जल के अणुओं के आबंधन की समझ है, ये हमारा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है, तो हम इसके लिए एक नया क्वेश्चन भी सोच सकते हैं। तो अपने पास दो क्वेश्चन होंगे, मे बी दो अलग अलग टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव के लिए। तो जैसे तपन सर कह रहे हैं कि इसका तो एक और डिस्कशन जो मुझे तपन सर के इनपुट के अराउंड है कि अगर हम इसका ऑप्शन डी ज्यामिति या उसके ज्योमेट्री के अराउंड कर देते हैं, तो क्या हमें बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि कहीं पे भी एम्बिगुइटी की आशंका नहीं होनी चाहिए। मतलब कहीं पे भी बच्चे को ये नहीं लगे कि दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। और शायद ज्यामिति आ जाएगा तो जो महेंद्र सर कह रहे हैं कि टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव सही नहीं रह जाएगा। तो क्या हम कुछ और क्वेश्चन का एग्जांपल दे सकते हैं हेमंत सर? अगर आप हेमंत सर आप लीड कर रहे हैं ये ट्रेनिंग, तो आप इन लोगों से अपने ट्रेनिंग से निकलवाएंगे कि क्या दूसरा ऑप्शन हो सकता है, कि सपोज ड्रॉपिंग दिस क्वेश्चन, क्या दूसरा इस टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव के लिए क्या क्वेश्चन और हो। जी जी, बिल्कुल ये सही कह रही है मैम आप कि यदि हमें टेस्टिंग ऑब्जेक्ट ये रखना है
तो क्वेश्चन में ही परिवर्तन करना पड़ेगा। तो तपन सर, महेंद्र सर, यदि हम यही टेस्टिंग ऑब्जेक्ट रखते हुए प्रश्न बनाना चाह रहे हैं, तो फिर अपना प्रश्न और कहीं ना कहीं हम जल की संरचना से ही जहाँ को समझना चाह रहे हैं, या जल की पाबंदन को समझना चाह रहे हैं, तो इसमें हम फिर प्रश्न में क्या परिवर्तन करेंगे, या नया प्रश्न जो बनेगा वो हम किस तरह से उसको बना सकते हैं? और सर अगर आप टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव ये रखते हैं तो जल के अणुओं में आबंधन की समझ है, इसके बारे में अगर हम कहेंगे तो पूछना चाहते हैं, तो हमको प्रश्न इस तरह से एक दूसरा प्रश्न लेना पड़ेगा इसमें, क्योंकि बर्फ और जल में तो हम इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ही बात जा रही है कि उसमें हाइड्रोजन बंध दोनों में ही होता है। जैसे उसमें ये हम क्वेश्चन, ऐसा एक प्रश्न आप भी पढ़ते हैं, काफी कुछ पूछा भी जाता है कि H2S गैस है जबकि H2O एक द्रव है जी ना? वही इसका मेरे कारण, ये इसका आता है कि कारण क्या है, इसको, मतलब किस बंध के कारण ऐसा होता है? फिर हाँ, आप तो ये सारे उसमें जी ऑप्शंस यही रहेंगे, उसमें प्रश्न हाँ चेंज हो सकते हाँ हैं, एक डिस्ट्रैक्टर्स रह सकते हैं। यही हाँ मैं भी सोच रहा था कि इसको प्रश्न को ऐसे चेंज कर देंगे तो ये इसमें इसका टेस्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुरूप प्रश्न हो जाएगा ये। हाँ। ये वाला जो है ना, वो भी अपन इसमें इनमें से कोई नहीं दे करके इसमें भी अपन को, जैसे आपने द्विध्रुव प्रेत द्विध्रुव अंतः क्रिया दिया है, एक हाइड्रोजन बंध दिया है, द्विध्रुव विध्रुव हाँ, अंतः क्रिया दिया है, इसमें और भी अपन दे सकते हैं, जैसे आयनिक या विद्रुप कर सहसंयोजक सकते बंध हैं। दे सकते हैं। जी बिल्कुल तपन सर, और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बनाया जा सकता है क्या इसमें? क्वेश्चन तो महेंद्र सर ने बिल्कुल सही बताया कि क्या अपन ये देख सकते हैं कि H2S गैस है जबकि H2O द्रव क्यों, ये वो आपके आबंधन के ऊपर प्रश्न आ जाएगा। ये प्रश्न बिल्कुल आबंधन, चूंकि आबंधन को उसमें उत्तर में हाइड्रोजन बंध लेना है, इस कारण से अपने को प्रश्न बिल्कुल महेंद्र सर ने बिल्कुल सही बताया कि क्या कारण है कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस। जी हम्म। तो बिल्कुल। उस पे आपका आबंधन की जानकारी भी जाएगी, हाइड्रोजन बंध भी आ जाएगा, तो पूरा सब कुछ क्लियरिटी उसमें आ जाएगी। उस प्रश्न के उत्तर है ना, इस टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव के ऊपर वो प्रश्न बिल्कुल सटीक बैठेगा। जी सर। इधर तो एक और पॉइंट मुझे जोड़ना है, सॉरी ये कि हम लोग हमेशा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव पहले सोचते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं, इसीलिए कभी हम लोग मोस्टली ट्राई करेंगे कि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन वही रहे और टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव हम चेंज कर रहे हैं। तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता है तो आप जब ट्रेन कर रहे हो अपने ट्रेनिंग्स को, तो यू विल ऑलवेज टेल कि टेस्टिंग ऑब्जेक्ट, सबसे पहले टीचर के दिमाग में ये आना चाहिए कि मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ, उसके लिए एक क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन बन गया है, उसके हिसाब से टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव चेंज करने का बाद में सोचेंगे कि अगर क्वेश्चन अच्छा बना है तो मे बी आई कैन टेस्ट दिस, बट इफ आई हैव टू टेस्ट दिस, टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव हमारे सामने ये है और मुझे यही टेस्ट करना है, तो हम हमेशा, महेंद्र सर ने अच्छा इनपुट दिया क्वेश्चन चेंज करने का, तो हम हमेशा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव इंटैक्ट रखेंगे और क्वेश्चन बदलेंगे, और ये वाला क्वेश्चन अगले किसी टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग रख लेंगे। तो जी मैम बिल्कुल। उल्टा कभी मत जाइएगा, हमेशा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव के अराउंड ही अपना क्वेश्चन रखिएगा। जी मैम। तो ये 4 प्रश्न एक एक करके स्लाइड्स के माध्यम से हमने देखे और इन पर विस्तार से चर्चा की, और इनमें प्रश्न विशेषता पर भी चर्चा हुई है, परीक्षण उद्देश्य पर भी चर्चा हुई है, और डिस्ट्रैक्टर्स के बारे में भी मैम ने स्पष्ट किया है कि किस तरह से डिस्ट्रैक्टर्स बनाने हैं। आप सभी को धन्यवाद। और उसके बाद नेक्स्ट टीचर्स की स्लाइड सर जोएल सर रखेंगे। थैंक यू। अब इसमें मेरा एक इनपुट है आगे आने वाले प्रेजेंटर्स के साथ। जी मैम। हम लोग, अब हम लोग जब प्रेजेंट करने जा रहे हैं या ट्रेन करने जा रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। हेमंत सर, आपने बहुत अच्छे से अपने स्लाइड को आप एंड आपने सारे पॉइंटर्स को, इनपुट को भी बड़े ग्रेसफुली लिया, बट वी नीड टू पुट लाइव व्हेन वी आर टॉकिंग टू पीपल। तो हम सब कोशिश करेंगे कि थोड़ा मैकेनिकल ना लगे कि 4 स्लाइड्स हैं, उन 4 स्लाइड्स के अराउंड हमारा डिस्कशन हो रहा है। दो हम लोग एक दूसरे का क्वेश्चन रिव्यू कर रहे हैं, इसमें शायद अभी उतना वो
जो हम लाइफ की बात करें, इमोशंस बेसिकली। तो एज प्रेजेंटर, एज फैसिलिटेटर, व्हेन यू आर टॉकिंग विद पीपल, आप जितने इमोशंस ला पाएंगे बात करने में, शायद उतना इंटरैक्टिव हो पाएगा आपका सेशन। आई नो आप लोग हायर ग्रेड के टीचर्स हैं, तो शायद वो थोड़ा टफ हो, लेकिन जब आप इंटरैक्ट करते हैं अडल्ट के साथ, तो ट्राई मेकिंग इट मोर इमोशनल एंड ट्राई मेकिंग इट मोर इंटरैक्टिव। जी मैम। हाँ जुएल, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, whose slides do I present next? Mahendra sir, Tapan sir. Tapan sir, I'll present your slides. हाँ sir. Yeah. मेरी डे 1 की स्लाइड लगा दीजिएगा प्लीज सर, जोएल सर। ठीक है सर, ओके। हाँ सर, स्लाइड्स दिख रही है सर? नहीं दिख रही भाई साहब। थैंक यू। ओके। तो सभी को नमस्कार। क्षमता विकास कार्यशाला में मध्य प्रदेश स्टेट असेसमेंट सेल के तहत आज हम क्वेश्चन मेकिंग रिव्यू अप्रूवल पे एक छोटी सी ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आइए हम में तपन जिंदल कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। किस प्रश्न बनाए गए हैं, उन प्रश्नों के ऊपर हमको ये देखना है कि जो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं, उस टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव पे जो सोचा गया उसके ऊपर प्रश्न बैठता है या ना बैठता है, कठिनाई स्तर उस स्तर का है या ना है। तो मैं जोएल सर से निवेदन करूंगा कि आप पहली स्लाइड दिखाने का, पहला प्रश्न दिखाने का कष्ट करें। पहला प्रश्न है जो कक्षा 12वीं में विद्युत रासायनिक श्रेणी से संबंधित जो जिसका टॉपिक है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर है, जो कि मैंने कठिनाई स्तर उसका मीडियम रखा गया है और प्रश्न विशेषता उसको एप्लीकेशन ली गई है। तो प्रश्न का जो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव लिया गया वो ये है, ये प्रश्न प्रशिक्षण करता है कि विद्यार्थी तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव का उपयोग कर सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। करने में कर सकते हैं वो थोड़ा सा गलत हो गया कि विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न है, एक 1 मोलर कॉपर सल्फेट में कॉपर की छड़ तथा 1 मोलर जिंक सल्फेट में जिंक की छड़ को डुबोकर एक विद्युत सेल बनाया गया। कॉपर तथा जिंक का मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान दिया गया है। तपन सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आवाज कट के आ रही है। आवाज अच्छा अभी आ रही है भाई साहब? हाँ ठीक आ रही है। हाँ आप ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। हाँ हमें आ रही है शायद महेंद्र सर, आपकी तरफ का वो होगा नेटवर्क। चलिए मैं प्रश्न को वापस से पढ़ता हूँ। कक्षा 12वीं का प्रश्न है, विद्युत रासायनिक श्रेणी से कौशल है इसमें और टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका लेवल मीडियम रखा गया है, कठिनाई स्तर, और प्रश्न विशेषता एप्लीकेशन पे ली गई एप्लीकेशन है। इसका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है, ये प्रश्न प्रशिक्षण करता है कि विद्यार्थी तत्वों के मानक इलेक्ट्रॉन विभव का उपयोग सेल के विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में कर सकते हैं। प्रश्न है, 1 मोलर कॉपर सल्फेट में कॉपर छड़ तथा 1 मोलर जिंक सल्फेट में जिंक छड़ को डुबोकर एक सेल बनाया गया। कॉपर तथा जिंक का मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान 0.34 वोल्ट तथा 0.76 वोल्ट है। तो सेल का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ होगा। विकल्प ए है 0.42, विकल्प बी है 0.34, विकल्प सी है 1.1 वोल्ट और विकल्प डी है 0.00 वोल्ट। तो इसका उत्तर जो मेरे हिसाब से है वो 1.1 वोल्ट है। अब मैं महेंद्र सर से निवेदन करूंगा कि महेंद्र सर जरा इस प्रश्न के ऊपर अपने विचार रखने का कष्ट करें। जी तपन सर, ये प्रश्न में पूरा अभी मैं उसको पढ़ रहा था, आप भी जब बोल रहे थे तब ये प्रश्न का परीक्षण उद्देश्य बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है कि यह प्रश्न परीक्षण करता है कि विद्यार्थी
तत्वों के मानक इलेक्ट्रोडों का उपयोग सेल के विद्युत भाग बल को ज्ञात करने में कर सकते हैं। अब चूंकि ये कैलकुलेशन से रिलेटेड है तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी वो अपनी जो भी इसने सीखा है उसको यहाँ पर अप्लाई कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है और इस आधार पे वो उसका आंसर दे पा रहा है। तो इसलिए ये एप्लीकेशन लेवल का भी है और चूंकि इसमें डायरेक्ट माइनस करना है तो ये मेरे हिसाब से मीडियम बल्कि इजी क्वेश्चन में भी आ जाएगा। मीडियम के बजाय मतलब जब 12th स्टैंडर्ड पे मेरे हिसाब से ये इजी कहलाएगा। थोड़ी सी बात है कठिनाई स्तर का गिला, बाकी मीडियम मतलब मेरे हिसाब से ये इजी उसमें आना चाहिए क्योंकि केवल माइनस करना है अपने को। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, मतलब सारा कुछ इसमें परफेक्ट है। आपको डिस्ट्रक्टर भी अच्छे से दिए जी। हेमंत सर, मयंक सर, हाँ हेमंत सर, आपके विचार सर? सॉरी सर, हाँ बोल रहा हूँ। तो जैसा कि इसमें परीक्षण उद्देश्य दिया गया है कि यह प्रश्न परीक्षण करता है कि विद्यार्थी तत्वों के मानक इलेक्ट्रोडों का उपयोग कर सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। टेस्टिंग ऑब्जेक्ट अब में इतना भी लिख सकते हैं कि विद्यार्थी परीक्षण करता है कि विद्यार्थी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। जी। तो प्रश्न बहुत अच्छा है आपका और कैलकुलेशन चूंकि इसमें करना पड़ रहा है विद्यार्थियों को, इसलिए इसका जो प्रश्न विशेषता एप्लीकेशन बेस्ड है वो बिल्कुल सही है। जी जी। यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा है और इसके जो डिस्ट्रैक्टर्स भी हैं वो भी आपने बहुत अच्छे दिए हैं सर, और इसमें कोई कमी प्रश्न में है नहीं। एक बहुत ही अच्छा और स्तरीय प्रश्न है सर ये। हाँ, मीडियम भी इसका जो रखा गया है, इसका कठिनाई स्तर मीडियम, वो भी उचित है। बहुत कठिन भी नहीं है और सरल भी नहीं है, क्योंकि ये वही विद्यार्थी कर सकता है इसको जी। ईएमएफ ज्ञात करने की जानकारी। जी। तो ये एक अच्छा प्रश्न है सर और इसमें कोई कमी नहीं हेमंत है सर, सर। मैं हेमंत सर इस प्रश्न में एक और चीज में जानकारी आपसे चाहूंगा कि इस प्रश्न से हम बच्चे में इसी प्रश्न से और क्या टेस्ट करने में सक्षम हो पा रहे हैं? ये प्रश्न और क्या टेस्ट कर पा रहा है बच्चे में? जी सर, ये साथ में सेल की जानकारी को भी ज्ञात कर सकते हैं इस प्रश्न से कि जिंक की कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट में डुबाया तो एक अर्ध सेल बन गया, जिंक की छड़ को जी। सल्फेट के विलयन में डुबाया तो ये अर्ध सेल इस प्रकार से निर्मित हो जाते हैं। ये भी बच्चे को जानकारी होना चाहिए, तभी बच्चा इस प्रश्न को कर सकता है कि दो अर्ध सेल मिल रहे हैं, इससे एक पूरा सेल बन रहा है। जी। सेल में दोनों मेटल्स के जो विभव हैं वो क्रमशः दिए गए हैं, फिर ईएमएफ हमें निकालना। तो सेल की जानकारी भी इससे छात्र को कि हम निकाल पा रहे हैं। यदि वो सेलों को समझता होगा तो ही वो इसको हल करेगा आगे। जी महेंद्र सर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न में आपने कठिनाई स्तर आपने बोला मीडियम होना, इजी होना चाहिए। मैंने इसको मीडियम पे इसलिए रखा गया है क्योंकि ये प्रश्न सबसे पहले तो इस प्रश्न को देख के बच्चे को, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो ये है ई मतलब जो इलेक्ट्रॉन विभव ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो बच्चा सबसे पहले तो यहाँ पे ये इसको पता लगाना पड़ेगा कि इसमें कैथोड क्या होगा और एनोड क्या होगा। यदि वो कैथोड और एनोड इन दोनों को, क्योंकि माना कि इलेक्ट्रॉन विभव दिए रखे हैं लेकिन उसमें ये नहीं दे रखा है कि कौन सा कैथोड और कौन सा एनोड। तो इससे कैथोड और एनोड का जब तक वो खुद का डिसीजन डिसाइड नहीं कर पाएगा तब तक वो शायद इसका उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि यदि आप उसने उत्तर गलत कर दिया तो शायद हो सकता है आंसर भी गलत आ जाए। उसको तो बिल्कुल तपन सर, बिल्कुल सही बात है। मेरा कहना सिर्फ इसलिए था ये क्योंकि ये इसके पहले वो ईसीएस पढ़ चुका होता है 11th क्लास में, क्योंकि हाँ, इसका जी, जो जी। इलेक्ट्रिकल सीरीज है वो 11th क्लास में है, तो इसको उसके बारे में ये पता है। इसको पता होगा कि वो एनोड कैथोड को कैसे पहचान सकता है। हाँ, इसलिए केवल फॉर्मूला बेस्ड है, सीधा एक फॉर्मूला लगाना है उसको निकाल सकता है। आपका अपनी जगह पे कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूंकि 11th क्लास में उसको स्टडी कर चुका होता है इसलिए मेरे हिसाब से ये इजी होना चाहिए। बाकी हाँ, ठीक है, नहीं, कोई आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन 11th क्लास की श्रेणी जब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का स्टडी करता है तो उस समय वहां तक कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है वो उसकी एप्लीकेशन पे ही आता है, लेकिन उसको उसमें कैथोड का सिग्निफिकेंट कैसा होता है, एनोड का सिग्निफिकेंट कैसा होता है वो उसके ऊपर एप्लीकेशन में थोड़ा सा दिया हुआ इतना है उनके। इतना इतना ज्यादा प्रकाश नहीं डाला जाता है। और चूंकि अभी कोरोना काल के अंदर तो बिल्कुल नहीं डाला गया था,
इस कारण से इस प्रश्न को अभी करंट टॉपिक के रूप में दिया गया था। ठीक ठीक ठीक, कोरोना पीरियड में इसका मीडियम मानते हैं। जूही मैडम जी से निवेदन है कि जूही मैडम अपने विचार इस प्रश्न पे। हाँ, मुझे डिस्कशन आप लोगों का बहुत ही थॉटफुल था, सब कुछ मुझे सही लग रहा है। बस मुझे एक क्वेश्चन है, या जैसा कि हमने कहा था कि डिस्ट्रैक्टर्स को अगर हम लॉजिकली प्लेस कर लें तो क्या इस क्वेश्चन की क्वालिटी में कुछ अंतर आएगा? एज इन अगर मैं इसको कहूँ कि विकल्प A 0.0 हो, विकल्प B 0.34 हो, 0.42 और 1.1 हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर इनके नंबर्स दिए हो तो ऐसा होगा क्या कि कुछ गिव अवे हो जाएगा, या क्वालिटी क्वेश्चन की खराब हो जाएगी? अगर ऐसा नहीं होता है तो हाँ जी नहीं, प्रश्न में आपके मैं डिस्ट्रक्टर में एक और चीज ऐड कर सकते थे कि मैं अभी कि इसमें सभी पॉजिटिव वैल्यू दे रखी, हो सकता है एक आध वैल्यू हम नेगेटिव भी ले सकते थे कि एक आध आंसर हम मालूम है कि आंसर कभी भी जो सेल का ईएमएफ होता है वो नेगेटिव नहीं होता, लेकिन फिर भी एक आध बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएशन के लिए हम इसका उत्तर जैसे 1.1 वोल्ट पॉजिटिव था तो 1.1 वोल्ट नेगेटिव भी ले सकते थे, ताकि बच्चे को कई कैलकुलेशन गलत कर रहा तो वो गलत उत्तर पे जा सकता था। ये भी कर सकते थे। करेक्ट, कंफ्यूजन ना क्रिएट करने के लिए, समझने के लिए कि बच्चे को समझ में है कि जी बिल्कुल जी बिल्कुल महेंद्र सर, सर। ये इसमें जो जी जी बिल्कुल आपने सही बात उठाई, वो मैं अपने विचार में भी सोच रहा था, वो आपने चुरा लिया बिल्कुल मेरा विचार। तो यहाँ पर जो है ना जैसे प्लस 0.34 वोल्ट दिया है ये प्लस 0.34 वोल्ट जो है ना, उसके बजाय अगर माइनस 0.76 वोल्ट अपन डालते हैं इसमें, तो ये क्योंकि 0.42 आपने बिल्कुल सही डाला, क्योंकि वो उसका डिफरेंस निकालता है, हो सकता है वो उल्टा कर दे, तो ये बिल्कुल सही डाला है अपने डिस्ट्रक्टर। 1.1 वोल्ट तो आंसर है ही उसका की है, और 0.00 वोल्ट नहीं हो सकता है, 0.00 ये भी ठीक डाला है आपने। इसको माइनस 0.76 और अगर डाल दे तो ये और भी बेटर हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही सोचा है। जी जी, तो अपन अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। इस प्रश्न को बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मेरा मानना लेकिन जोल ये सर, कि बच्चों डिस्ट्रैक्टर्स के माध्यम से हमें कंफ्यूज नहीं करना है। थोड़ा सा कठिनाई स्तर बढ़ा सकते हैं। जिस कठिनाई स्तर अपन प्रश्न के माध्यम से बढ़ाएं तो वो ज्यादा बेटर है, ना कि उसको अपन ऑप्शंस में कंफ्यूज करें। ओके नहीं अमन सर, ये कंफ्यूजन नहीं है, ये उसको ये जो उन्होंने तपन सर ने एक बात बोली थी ना कि उसको ये भी पता होगा कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसकी कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, इस वजह से अपन कंसेप्ट क्लियर माइनस है। में भी एक नेगेटिव में भी एक वैल्यू दे सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं है, इसकी कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर है कि नहीं है, ये इस बारे में है। जी, फिर इसका कठिनाई स्तर भी थोड़ा अपन बढ़ा सकते हैं। हाँ फिर तो जिसे बिल्कुल डेफिनेटली मीडिया जितना घी डालेंगे उतना है ज्ञान हलवा अच्छा बनेगा भैया। जोएल सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड एक औषधियों पे प्रश्न है, औषधियों के वर्गीकरण पे, कक्षा 12th में ड्रग्स है। टॉपिक है दैनिक जीवन में रसायन। इसको इजी लेवल पे, कठिनाई स्तर इसका इजी है। प्रश्न थोड़ा मैकेनिकल है। परीक्षण जो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव ये है, यह प्रश्न परीक्षण करता है कि विद्यार्थियों को प्रतिपूर्ति टिंचर आयोडीन के संगठन से अवगत है कि टिंचर आयोडीन क्या होता है, उसका कंपोजिशन उनको मालूम है। प्रश्न है चोट लगने पर घाव पर टिंचर आयोडीन लगाया जाता है, टिंचर आयोडीन होता है क्या होता है? ऑप्शन ए आयोडीन का जलीय विलयन, जली के आई में आयोडीन का विलयन, आयोडीन का अल्कोहली विलयन, और के आई का जलीय विलयन। इसका उत्तर है आयोडीन का अल्कोहली विलयन। तो महेंद्र सर, इस प्रश्न पे आपके आपके साथ विचार। साथ मैं आपके साथ साथ पूरा क्वेश्चन इसको ध्यान से पढ़ रहा था, और मैं इसको पढ़ते से ही तुरंत में अभी बिल्कुल तुरंत में भी बोल सकता हूँ कि इसमें मेरे हिसाब से कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है, मैकेनिकल है, क्वेश्चन का फ्रेमिंग बिल्कुल ठीक है, टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में टिंचर आयोडीन के संगठन से अवगत है कि नहीं है, ये आपने बिल्कुल बढ़िया लिखा है, और चारों के चारों डिस्ट्रक्टर जो है एकदम बढ़िया लिखे हैं, और मेरे हिसाब से बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं है, इसको एज इट इज हम जो का तो रखेंगे। ओके थैंक यू। हेमंत सर। बिल्कुल सर, मैं भी मयंक जी से सहमत हूँ। टिंचर आयोडीन का जो संगठन है, संगठन के डिटेक्टर्स भी इसके अच्छे हैं, और परीक्षण ये प्रश्न अपने परीक्षण उद्देश्य को पूर्ण करता है सर। ओके अच्छा प्रश्न है सर, ना उत्तर भी इसका इजी है। इजी है, मतलब कठिनाई स्तर भी ठीक है, और प्रश्न जी चूंकि संगठन पे है तो मतलब वो मैकेनिकल, उसको याद ही करना है, वो अपनी याद से ही उत्तर दे सकता है। जूही जी मैडम सर। प्लीज।
बस एग्जैक्टली महेंद्र सर वाला पॉइंट मुझे भी लगा कि पढ़ते पढ़ते ही लगा कि द क्वेश्चन इज ब्यूटीफुल। तो हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। चलिए, आप सबकी सहमति है इस प्रश्न पे, तो हम जोएल सर से निवेदन करते हैं कि प्लीज स्लाइड नंबर 3 पे चलें। प्रश्न नंबर तीसरा था कक्षा 12वीं का ही एमिनो एसिड्स और बायोमॉलिक्यूल पर प्रश्न है, जिसका कठिनाई स्तर मीडियम है और प्रश्न विशेषता जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है। और ये प्रश्न का टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षा उद्देश्य है। यह प्रश्न परीक्षण करता है कि विद्यार्थियों में आवश्यक अमीनो अम्ल की समझ है कि आवश्यक एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो प्रश्न है, मानव शरीर में 20 अल्फा अमीनो अम्ल की सहायता से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इनमें से 10 अमीनो अम्ल जो है का संश्लेषण मानव शरीर में नहीं होता, इन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है? विकल्प ए लाइसिन, विकल्प बी हिस्टिडीन, सी वेलिन और चौथा एलानिन। और इसका उत्तर है एलानिन। तो सबसे पहले मैं हेमंत सर से निवेदन करूंगा कि हेमंत सर अपना विचार इस प्रश्न पे रखें। सर इसको प्रश्न तो बहुत अच्छा बना हुआ है सर, लेकिन क्या सर इसका जो प्रश्न विशेषता है वो अंडरस्टैंडिंग की जगह मैकेनिकल हो सकती है? क्योंकि जो बुक्स में दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन आवश्यक एमिनो अम्ल है और ये नहीं है, तो इसको हम प्रश्न विशेषता को मेरे हिसाब से मैकेनिकल में रखें तो ज्यादा उचित होगा। ओके, चलिए मैं महेंद्र सर से पूछा था, उसके बाद बात करते हैं। महेंद्र सर, आपका क्या व्यू है? आई परफेक्टली एग्री विथ हेमंत सर। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। मैं एकदम समय आपका क्वेश्चन में बढ़िया क्वेश्चन है, सही है। स्तर भी ठीक है, मीडियम, क्योंकि उसको याद रखने पड़ेंगे, इतने ज्यादा याद रखने पड़ेंगे 10 अल्फा अमीनो एसिड, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल मीडियम पे चला जाएगा। और बस ये है कि मैकेनिकली होगा, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है, इसको मेमोरी रिकॉल करनी पड़ेगी कौन सा अल्फा मतलब जो अल्फा अमीनो एसिड जो है वो एसेंशियल है। तो इसमें जो है बिल्कुल उसको मेमोरी बेस्ड है, रिमेम्बरिंग बेस्ड है, तो ये मैकेनिकल ही होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। बिल्कुल सही है सर। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। महेंद्र सर, मेरा उत्तर आपने दे दिया कि इसको अंडरस्टैंडिंग पे क्यों रखा गया। मेरे को ये प्रश्न मैकेनिकल पे रखा था, लेकिन चूंकि मैंने इसको अंडरस्टैंडिंग के इस पे रखा, क्योंकि वो चारों में कंपैरिजन कर रहा है कि उसमें एक कंपैरिजन अंडरस्टैंडिंग कर रहा है कि कौन सा एसेंशियल है, कौन सा नॉन एसेंशियल है। वो खुद कंपेयर उसको एक इन चारों में सोचना पड़ रहा है कि चारों में कौन सा बॉडी में बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है। उसको एक अपने रिकॉल के साथ साथ उसको कंपैरिजन करना पड़ रहा है। इससे मैंने इसको अंडरस्टैंडिंग पे रखा गया है प्रश्न को। नहीं तो है मैकेनिकल, अपन कह सकते थे कि मैकेनिकल पे आना चाहिए, लेकिन चूंकि चारों में उसको थोड़ा सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही होगा। इससे उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि उसको समझ अपनी देखनी पड़ेगी कि लाइसिन जो है वो क्या होता है, हिस्टिडीन मिलता है या नहीं मिलता है, वेलिन मिलता है, एलानिन बॉडी में बनता है। तो वो उसको कंपैरिजन के कारण मैंने इसको तपन अंडरस्टैंडिंग सर, पे रखा है। हाँ जी सर। मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि अंडरस्टैंडिंग पे उसको जब उस पर विचार कर रहा है, तो चारों जैसे लाइसिन, हिस्टिडीन, वैलिन, एलिनिन, इसमें अगर उसमें इसको ये बात अगर आती है कि क्यों भाई ये इसमें से वो अल्फा अमीनो एसिड एसेंशियल क्यों है, अगर ये बात क्लियर होती है तब तो हम उसको अंडरस्टैंडिंग में लेके जाएंगे। पर इस इनसे ये क्लियर नहीं होता कि क्यों है ये क्योंकि अब तो ये तो पता है कि वहां पर डेफिनेशन में दे दिया है कि ये मतलब ह्यूमन बॉडी द्वारा जो है इनको बाहर से लेना पड़ता है, वो खुद इसको नहीं बना सकती है, इसलिए ये एसेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं, तो वो उसको याद रखता है, मेमोरी में रखता है। पर यहाँ पर उनको कंपेयर नहीं कर पाएगा, उसको याद ही होना चाहिए कि ये वाले जो अमीनो एसिड हैं ये ह्यूमन बॉडी इसको जो है बाहर से लेती है। तो इसलिए डेफिनेटली सर ये मैकेनिकल लेवल पे जाएगा। और मतलब आप जो सोच रहे हैं ना कि इस पे विचार करना पड़ेगा, विचार बच्चा नहीं कर पाएगा इस पे। मैंने तो सोचा कि सारी चाह का। जूही मैडम, आपसे निवेदन है थोड़ा सा प्रकाश डालें। मेरे को ये प्रश्न मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग पे लग रहा है, सर को मैकेनिकल पे लग रहा है, तो क्या यह प्रश्न अंडरस्टैंडिंग पे है या ना है, इस पे आपके विचार? सर somehow मुझे भी मैकेनिकल लग रहा है, अच्छा। क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्योंकि बच्चों को ये लिस्ट होगी ना कि कौन से एसेंशियल है, कौन से नॉन एसेंशियल है एमिनो एसिड। तो somehow ये मुझे अभी फिलहाल के लिए लग रहा है कि रिकॉल बेसिस वो है,
दूसरा मेरा पॉइंट, सॉरी अभी अब मुझे बस ये सॉरी आप प्लीज कंटिन्यू करें। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ये क्वेश्चन थोड़ा कम वर्बोज हो सकता है, क्योंकि हो सकता है अंडरस्टैंडिंग, या ये बड़ा क्वेश्चन इसलिए लग रहा हो क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है अपने आप में, कि मानव के शरीर में इतने बनते हैं, इतने एसेंशियल होते हैं, इतने तो क्या ये डायरेक्ट हो सकता है क्वेश्चन? ये इस पे अभी हम हेमंत सर और महेंद्र सर पे वापस जाएंगे, और वापस जो आपके दिमाग में डिस्कशन का पॉइंट है तपन सर आप उसको पकड़ के रखिएगा। लेकिन ये क्या क्वेश्चन कंसाइज हो सकता है, क्योंकि ये क्या आगे आने वाले इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस की जरूरत है इस क्वेश्चन में? महेंद्र सर, हेमंत सर, एक बार थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन कंसाइज कर सकते हैं तो फिर हम लोग शायद देख सकते हैं कि मैकेनिकल एक अंडरस्टैंड। मैडम मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन मेकिंग में जो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन के बारे में जो पढ़े हैं, और कि क्वेश्चन जो है बहुत स्पष्ट होना चाहिए, और उसको मतलब ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा हमें वैसा करना पड़े, उसमें काफ़ी कुछ अपन को उसका थ्योरी ज़्यादा बड़ी हो, मतलब बहुत टारगेटेड होना चाहिए, तो वो तो ठीक है। बट ये जो क्वेश्चन जैसे लग रहा है कि इसमें अपन सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन इसको ऐसा दे सकते हैं कि ये निम्न में से कौन सा जो है अमीनो एसिड जो है, इसमें जैसे पूछा ना, वो एसेंशियल नहीं है, सीधा ये क्वेश्चन बन सकता है। इसमें इनकी मतलब मुझे लग रहा है कि इसकी फ्रेम में इनकी कोई जरूरत ही नहीं थी कि 20 अल्फा अमीनो एसिड की सहायता से संश्लेषण होता है, और इसमें 10 अल्फा अमीनो एसिड जो मानव शरीर में नहीं होते हैं, जिन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। ये डेफिनेशन पूरा क्लियर कर दिया है इसको यहाँ पर। तो ये सीधा एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि निम्न में से कौन सा जो है वो आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, सीधा सीधा ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन इतना बन सकता है। तो इसके स्ट्रक्चर में ये हम बदलाव ला सकते हैं। तो बाकी इसका यहाँ मुझे मेरे हिसाब से कोई वो ज्यादा अर्थ नहीं बन रहा है कि इसको इतना बड़ा हम दें इस क्वेश्चन को। जी मैडम। तो समहाउ मुझे और आप लोग के क्या टेक्स्ट में ये चीज लिस्ट रहती है कि ये है एसेंशियली कॉमा, जैसा कि ये इतने अमीनो एसिड्स हैं, ये एसेंशियल है, ये नॉन एसेंशियल है? टेबल है मैडम, टेबल जी, टेबल है इसकी। तो समहाउ सर तपन से मुझे भी अभी भी रिकॉल का लग रहा है, मैकेनिकल लग रहा है। दूसरा मुझे लग रहा है कि शायद 12वीं के बच्चे के लिए इतना वर्बोस क्वेश्चन, क्योंकि शायद एक क्वेश्चन में उलझ जाने जैसा है कि क्या हम सीधे पूछ सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के हिसाब से आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा एसेंशियल नहीं है, और उस नहीं को फिर हम बोल्ड कर दें या अंडरलाइन कर दें तो बच्चे का ध्यान नहीं पे जाए, एंड देन वो उसको वो लेकिन दूसरा हाँ बोलिए बोलिए। मैं वही प्रश्न, इस प्रश्न को वापस उस प्रश्न से जोड़ना चाहता हूँ कि धातु की अम्ल से क्रिया पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। प्रश्न वो मैकेनिकल हो गया। अब जब उसमें अपन जिंक और HCl का रिएक्शन लेके आएंगे तो वो एप्लीकेशन बेस पे पहुंच जाएगा, और एक धातु लिख दिया उसमें तो फिर वो वापस अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ जाएगा। तो वह उसी प्रकार से इस प्रश्न को भी मेरा हिसाब से मेरा मानना ये है कि हम उसको थोड़ा सा, चूंकि ये प्रश्न इतना सा भी बन सकता है, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है, वो प्रश्न यहाँ पे आ जाता तो वो 100% मैकेनिकल हो जाता। लेकिन इस प्रश्न में जब मैंने इसमें थोड़ा सा ये जो इनपुट्स दिए हैं, वो इनपुट्स इसलिए दिए हैं कि बच्चे को एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। नहीं तो प्रश्न एक निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है वो लिख देते तो प्रश्न बिल्कुल मैकेनिकल में 100% आया था। लेकिन उसको एक थोड़ा सा ब्रीफ में लेके उसको एक सोचने पे मजबूर किया गया है प्रश्न में, कि इस प्रश्न में को पढ़ेगा तो वो ये लगेगा कि उसको 10 जो जिनका निर्माण नहीं होता उसमें लिखा कि इनमें से 10 अमीनो एसिड अम्ल का संश्लेषण मानव शरीर में नहीं होता। तो वो ये कि इनमें 10 में से कौन से 9 हैं जो इनका निर्माण नहीं होता और एक कौन सा होता है वो ढूंढने की कोशिश करेगा। इस कारण से इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेके आया था। तपन सर इसमें वो जो आप खुद ही उसका आंसर दे रहे हैं। जैसे आप ये सोचें खुद ही कि आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मतलब आप स्टूडेंट की जगह पे अपने आप को रखें, तो वो इन चारों ऑप्शन पे कैसे विचार करेगा, किस आधार पे ये विचार करेगा कि ये नॉन एसेंशियल कौन से इसमें से है। हाँ, वो याद करके ही कर पाएगा ना रिकॉल। भाई ये कैसे फर्क करेगा इसमें कि कौन सा एसेंशियल है, कौन एसेंशियल में अनावश्यक
अमीनो एसिड और नॉन अनावश्यक हाँ, अमीनो एसिड, वो कौन से तो हैं वो दोनों उस पे में विचार कैसे बाइफरकेट करेगा? करके अंडरस्टैंडिंग करेगा कि हाँ ये उनमें वो उस पे नहीं जाके नहीं, मैं ये विचार जानना चाह रहा था, अंडरस्टैंडिंग कैसे करेगा बच्चा? ये अपन थोड़ा सोचना पड़ेगा अपन लोगों सभी को मिलकर, मतलब आपसे नहीं हेमंत सर, अब भी देखें हाँ बिल्कुल कि इन सब में चारों ऑप्शन में ना, कि अपन लोग जो है ना कि जैसे हम लोग बैठे हैं स्टूडेंट की जगह पर, मतलब हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, अब हम इन चारों पर विचार कर रहे हैं, तो हम इस पे विचार कैसे करेंगे कि ये कैसे हम फर्क करेंगे कि एसेंशियल कौन सा और नॉन एसेंशियल कौन सा है? क्या इसका जिसके कोई आधार पर क्राइटेरिया है? अगर क्राइटेरिया होता तो ये अंडरस्टैंडिंग में जाता, लेकिन उसको चूंकि वो टेबल को देख करके ये उसको बाइफरकेट किया गया है कि ये एसेंशियल है, एक नॉन एसेंशियल है, तो उसकी मेमोरी में रहेगा, तभी ये उसको रिकॉल करके ही दे पाएगा, जी इसलिए ये जी जो है इसको डेफिनेटली अपन मैकेनिकल में जाएगा सर जी। ओके ओके जी। तो मेरे आज के तीनों प्रश्न मुझे भी होते हैं यही लग खत्म। रहा है एग्जैक्टली। हाँ, मुझे बस ये बाकी कि अभी भी हम इस पे रिफ्लेक्ट करें, मुझे लग रहा है समझ, क्योंकि बच्चे को समझना नहीं है कि शरीर में बन रहा है कि नहीं। आप तपन सर ऑब्वियसली अब अग्री कर गए, लेकिन हम लोग वापस से इस पे सोचते रहेंगे। मुझे भी अभी भी ये मैकेनिकल लग रहा है। तपन सर, आर यू कन्विंस्ड कि आप, क्योंकि सब लोग इतना डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये मैकेनिकल होना चाहिए? मैडम मैंने प्रश्न इसको अंडरस्टैंडिंग में जो कंसेप्ट, इसको थोड़ा सा बच्चे को सोचने पे मजबूर किया था कि कौन सा आवश्यक कौन सा अनावश्यक है, उससे उसे उसकी डेफिनेशन में इसको लेके आया था कि उसको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर किया जाए, नहीं तो एक ना दूसरा पॉइंट मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप ऊपर का कंटेंट ना दें, महेंद्र सर, ये बाकी सॉरी तपन सर, महेंद्र सर और हेमंत सर, आप अपना इसमें इनपुट दीजिएगा, क्योंकि नहीं है आया है ना, तो अगर हम बाकी चीजें वो इनपुट ना दें, वो इनपुट देना मुझे लग रहा है गिव अवे करना और हो रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ ये क्वेश्चन करें कि फॉलोइंग में से ह्यूमन बॉडी के हिसाब से कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, तो शायद बच्चा सोचे कि एसेंशियल कौन सा है और नॉन एसेंशियल कौन सा है। फिर भी वैसे भी मुझे मैकेनिकली लग रहा है, लेकिन ये इनपुट देना तो अपने आप में बच्चे के सामने वो टेबल का एक वो कर देना है कि रिकॉल कर टेबल देना क्लियर कि ये कर, टेबल उसके है सामने आपके। खुल हाँ जाएगा पूरा टेबल। हाँ, खुल जाएगा। हाँ, टेबल उसमें टेबल में से पिकअप करना उसको, तो तो ओके वो इसको इसको ऑल ऑफ मैकेनिकल अस पे हाँ जी, हाँ जी, 12वीं के हिसाब से शायद ये मैकेनिकली होगा। 12वीं के किसी के भी हिसाब से अगर ये टेबल है तो। तो शायद मेरे प्रश्न जोएल सर अब शायद डे 2 के प्रश्न होंगे इसके आगे के, इसलिए जोएल सर तो एक अच्छा सा क्लोजर भी करेंगे आप तपन सर। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग से प्रश्नों के ऊपर हमने चर्चा करी और उनका अर्थ देखने की कोशिश की कि वाकई उस लेवल पे प्रश्न थे या नहीं। आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सहयोग दिया, इसके सबके लिए धन्यवाद। और आगे भी ये सब मार्गदर्शन मुझे मिलता रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा, इसकी उम्मीद आपसे रखता हूँ। महेंद्र सर, अब आपका नंबर। जी जी तपन सर जी। जी मयंक सर, स्क्रीन दिख रहा है सर? जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। आप सभी का मध्य प्रदेश असेसमेंट सेल की इस क्वेश्चन मेकिंग वर्कशॉप में आप स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। हम लोग अभी इस पे चर्चा करेंगे कि क्वेश्चंस जो है वो किस प्रकार से बनाना चाहिए, उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा होना चाहिए, और उसमें हम लोग उनका जो स्तर है डिफिकल्ट लेवल के अलावा उसका जो शैक्षिक स्तर है वो भी हम देखेंगे कि वो एप्लीकेशन बेस्ड है या फिर वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है या मैकेनिकल है। तो इन सब पर हम विचार करेंगे और आप सबसे मेरी अपेक्षा होगी कि आप सभी इस पर अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी रखेंगे, खुलकर रखेंगे और हम इसको एक सफल वर्कशॉप बनाने की प्रयास करेंगे। सर जय सर, फिर मेरी जो पहली स्लाइड है प्लीज ओपन। ठीक है सर, आप सभी को ये दिख रही होगी। तो कक्षा 11 का ये प्रश्न है। इसका जो कौशल है वो बॉडी अवबोध है। मुझे नहीं दिखाई दे रही। अच्छा अच्छा,
थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि हो सकता है वही नेटवर्क इशू रहता है, क्योंकि मेरे को दिख रही है असल में। अमन सर आपको दिख रही है स्लाइड? मुझे दिख रही है। जी जो हेमंत सर आपको दिख रही है स्लाइड? अब आ गई मुझे, अब दिख रही है। अच्छा, हाँ तो वही नेटवर्क इशू है तपन सर। तो कक्षा 11 का ये प्रश्न है, इसका जो कौशल है वो अवबोध है। टॉपिक इसमें साबुन और अपमार्जक में से लिया है। क्योंकि मैं भी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था कि जो लर्निंग आउटकम्स दिए गए थे वो जो उसका, तो मैं उसके पे थोड़ा सा अपने आप को उसमें बॉन्डेड करना पड़ा मेरे को। तो हालांकि कोशिश मैंने उसमें भी पूरी पूरी करी है कि हिसाब से कुछ क्वेश्चन जो है वो ठीक से बनाया सके। तो इसका कठिनाई स्तर मध्यम रखा है इस प्रश्न का, और प्रश्न की विशेषता मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग है, और आप लोग अपना इसमें विचार देंगे। परीक्षण उद्देश्य जो है, यह प्रश्न परीक्षण करता है कि क्या विद्यार्थी साबुन बनाने की विधि में विलेयता और विलेयता गुणनफल के अनुप्रयोग को समझते हैं, क्योंकि ये अनुप्रयोग करते नहीं है बल्कि इसको समझते हैं। तो साबुन बनाने की उष्ण विधि में सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन मिलाते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए है यह साबुन की कठोरता बढ़ाता है, ऑप्शन बी है यह साबुन की जल में विलेयता बढ़ाता है, ऑप्शन सी है यह साबुन की जल में विलेयता कम करता है, ऑप्शन डी है यह जल के प्रस्तनाव को कम कर देता है। तो अब यहाँ पर हम चूंकि साबुन को बना रहे हैं और ये उसमें पूछ रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन मिलाते हैं, तो उसका कारण क्या है, तो उसकी वजह क्या है कि उसको हमको अपक्षेपित करना है। तो इसके हिसाब से जो मेरा विचार था, इसका जो सही आंसर सी है, कि साबुन की जल में विलेयता कम कर देता है, जो विलेयता और विलेयता गुणनफल के आधार पर दिया है कि अगर विलेयता गुणनफल अगर उसका हम तुलना करते हैं आयनिक गुणनफल और विलेयता गुणनफल की, तो जब संतृप्त विलयन मिलाते हैं तो आयनिक गुणनफल का मान बढ़ जाता है और वो अविलेय होकर के परिक्षिप्त हो जाएगा या अपक्षेपित हो जाता है, साबुन प्राप्त हो जाता है हमको। तो इस आधार पर दिया है। तो ये इसकी इससे ये अपेक्षा की जाती है छात्रों से कि ये अंडरस्टैंडिंग उसको इसकी समझ है विलेयता और विलेयता गुणनफल की या नहीं है। तो इस पे थोड़ा मैं और जरूर ये जानना चाहूंगा कि इसका जो स्तर है वो क्या मध्यम स्तर ठीक है, कक्षा 11 के अनुरूप है, और इसका जो प्रश्न विशेषता है वो जो जिस पे मैं ज्यादातर फोकस करना चाहूंगा कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पर है या नहीं है। तो कृपया करके हेमंत सर आप शुरू करेंगे, इस पे आप बताएंगे कि ये जो इसका जो प्रश्न विशेषता है वो ठीक है, या प्रश्न में कोई अगर आप सुधार करना चाहें या परीक्षण उद्देश्य और इसमें आप देखें तो ठीक से संबंध है कि नहीं है। तो कृपया कर हेमंत सर। जी 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 महेंद्र सर, आपका ये प्रश्न कक्षा 11 के अनुरूप है, टेक्स्ट से, कक्षा 11 के टेक्स्ट से लिया गया है, और कठिनाई स्तर इसका मध्यम है। जबकि इससे कठिनाई स्तर को थोड़ा हम इजी स्तर भी कर सकते हैं। 11th स्तर का ये थोड़ा इजी प्रश्न है, और परीक्षण उद्देश्य का इसका स्पष्ट है, जो कि प्रश्न के अनुरूप है, या ऐसा कहें कि प्रश्न जो है ये परीक्षण उद्देश्य के अनुरूप है। सावन की उष्ण विधि में सोडियम क्लोराइड का उपयोग हम सावन की जल में विलेयता कम करता है, इसके लिए करते हैं, ये इसका सही उत्तर है ये। और ये प्रश्न पूर्ण रूप से कक्षा 11 के स्तर के अनुरूप ही है, और केवल इसमें ये जो इसका कठिनाई स्तर है तो हम मध्यम की जगह इसी स्तर कर लें तो और अच्छा रहेगा। थोड़ा सा सरल प्रश्न लग रहा है ये। जी बाकी एकदम सही थैंक है सर, और अच्छा प्रश्न। जी हेमंत सर थैंक यू। पर मैंने इसको मध्यम स्तर पे इसलिए रखा था, मतलब आप बता रहे हैं कि ये सरल हो तो ये भी हो सकता है, पर मैंने मध्यम स्तर का रखने का कारण क्या है, उसको विलेयता और विलेयता गुणनफल में संबंध जो है उसका अगर उसकी समझ है तभी वो इसको कर सकता है, तो इस जी वजह से सर। इसको मध्यम स्तर पर रखा है। तो तपन सर अगर आप सहमत हैं कि ये इस पर रखना चाहिए, अगर कुछ और हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, कुछ और पॉजिटिव इसमें कर सकते हैं, प्रश्न में बदलाव कर सकते हैं, या इसका कठिनाई स्तर या ये प्रश्न विशेषता है इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं क्या? तपन सर आपका क्या विचार है इस प्रश्न के बारे में और इसके स्ट्रक्चर के बारे में? प्रश्न आपका बिल्कुल सही है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है। मेरा एक ही आपके इस प्रश्न में एक ही जगह जो थोड़ा सा प्रश्न है वो है परीक्षण उद्देश्य। परीक्षण उद्देश्य में क्या कभी नहीं आएगा, ये शायद अपन को ट्रेनिंग में बताया गया था कि ये प्रश्न परीक्षण करता है कि क्या,
विद्यार्थी साबुन बनाने की विधि है वो में विलेयता और गुणनफल, इसमें अपने को टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव आपको चेंज करना था। यह प्रश्न परीक्षण करता है कि विद्यार्थी साबुन बनाने की विधि में विलेयता और विलेयता गुणनफल के अनुप्रयोग से परिचित है। तो यहाँ पे ये क्या शब्द नहीं आना चाहिए था पहले। मेरे को एक सबसे बड़ा इस प्रश्न में जो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्न जो वो ऑब्जेक्शन लगा वो ये रखा कि यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए। और एक छोटा सा जो कि उसमें न तो आपकी गलती है ना मेरी गलती है, एक छोटा सा अंतर यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती हो गई कि विलेयता गुण एक आ गया और नफल नीचे आ गया। तो वो कभी वो उसमें कोशिश अपन ये टाइपिंग मिस्टेक कई बार मेरे से भी होती है, अधिकांश होती है मुझसे तो खैर। तो इसमें क्योंकि मैं तो रोज ही अभी बच्चों के लिए स्लाइड बनाता हूँ, इसे रोज ही ये कई चक्कर ऐसा लग जाता है कि वो शब्द क्या होता है, वो विलेयता गुण एक हो गया, वो नफल क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आता कि सर नफल क्या है। तपन सर तो ये तो बात ये तो क्या है, मेरी टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं वो टाइपिंग में बड़ी मेरी क्या कमजोरी मेरे है। साथ भी रोज ही होती है। मैं आपके लेकिन वो क्या होता है कि चूंकि मैं साथ रोज हो रही है इससे मैं उसको जल्दी पकड़ पा रहा हूँ कि ये अच्छा चीज मैंने है क्या। ये तपन सर इसमें मैंने ये जो लिखा है ना कि क्योंकि ये जो अपन को प्रश्न निर्माण के लिए जो सैंपल दिया गया था और फिर बाद में जूही मैडम ने एक दो बार टोका भी था कि इस प्रश्न को स्टार्टिंग में जब आप परीक्षण उद्देश्य लिखते हैं तो ऐसा लिखना चाहिए कि यह प्रश्न परीक्षण करता है कि क्या विद्यार्थी ये है ना वेदर स्टूडेंट। तो वो उन्होंने जूही मैडम ने भी इसको बार बार जोड़ दिया था। तो मैंने बहुत अच्छे से उसको जबरन उसको पकड़ के रखा है कि नहीं उसको तो डालना ही डालना है। तो क्या नहीं उसमें आएगा क्या नहीं इसमें अभी क्या मैंने नहीं बोला है। द क्वेश्चन टेस्ट इफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू, तो जो सर कह रहे हैं कि ये प्रश्न परीक्षण करता है कि विद्यार्थी ये सकता है या समझते हैं, जो कह रहे हैं तो क्या की जरूरत एक्चुअली नहीं है। तो आप हमेशा ये जो रहेगा अपना टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव, मैंने बात बोला कोई स्टेटमेंट रहेगा। तो अगर वो पूर्ण विराम से खत्म हो रहा है तो क्या की आवश्यकता वहां पे नहीं है। ग्रामेटिकली जो तपन सर ये इनपुट दे रहे हैं कि क्या हटा सकते हो आप, लेकिन मैडम ये सैंपल में तो ये दिया है, जब उस पर डिस्कशन हुआ था तो सैंपल में भी ये स्पष्ट दिया था। हालांकि उसको हम ऐसा ले सकते हैं, मतलब जैसा आप बोल रहे हैं वैसा हम कर सकते हैं, पर इसमें आपने एक बात जो बोली थी कि हाँ इसको आपको उसमें जो क्वेश्चन मार्क है वो नहीं लगाना है। आपने एक बार मैं बिल्कुल उसको क्योंकि समझ गया था। क्वेश्चन नहीं होता है, टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ग्रामेटिकली आप देख लीजिए कि अगर हाँ ये यहाँ क्या का मतलब वेदर ही है। जी मैडम आगे यू कैन कंटिन्यू विद द डिस्कशन। जी जी बस मैं यही तपन सर आप कुछ और भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तपन सर? नहीं प्रश्न तो इसमें बिल्कुल हम क्लास और से संबंधित है, प्रश्न अच्छा है, प्रश्न में कुछ भी नहीं है। लेकिन बस वो एक टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव पे एक छोटा सा मेरा व्यू था वो मैंने आपको देने का कष्ट करा। उसमें वो क्या वाला, वो यदि क्या लगाओगे तो आखिरी में क्वेश्चन मार्क आएगा, इससे क्या नहीं आएगा वहां पे। हाँ हाँ नहीं वो मैं भी कर रहा था, पहले भी मैं कर रहा था, लेकिन चूंकि वो सैंपल में भी यही दिया गया था, उसमें लैंग्वेज में भी ये दिया हुआ था, लेकिन बाद में मैं क्वेश्चन मार्क उसमें नहीं लगा रहा था। लेकिन वो चूंकि आप देखना सैंपल जो दिए गए उसमें वही दिया गया है, शुरू में तो होता था उसको शुरू अपन को कुछ लेकिन चेंज बाद में करना है। उसको चेंजेस हुए थे उसमें। अच्छा अच्छा। तो जी मैडम आप कुछ और मेरे को इस पे बताना चाहेंगे कि इसमें जो डिस्ट्रक्टर वगैरह हैं वो ठीक से दिए हैं, और अगर अगर टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में कुछ अगर बदलाव करना है तो क्या हमको उसकी लैंग्वेज में कुछ चेंज करना चाहिए या किस तरह से करना चाहिए मैडम, ये थोड़ा सा बताएं। नहीं सर, क्वेश्चन सही है और जो तपन सर ने इनपुट दिया एग्जैक्टली वही कि अगर हम क्या हटा देते हैं, मतलब ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं कि गलत ही हो गया, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को राइट एंड रॉन्ग या क्वेश्चन कंटेंट वाइज करेक्ट है कि नहीं, उसके अलावा ग्रामर वाइज और एस्थेटिकली करेक्ट है कि नहीं वो भी देखते हैं। इसीलिए मैंने जो लॉजिकल प्लेसमेंट ऑफ ऑप्शंस की बात की थी, तो उस तरह से। और ये जो टाइपिंग की बात है, तो बहुत ही अच्छी चीज है जो तपन सर ने ऐसे पॉइंट आउट की है, क्योंकि ऑब्वियसली वो किसी की गलती नहीं है, लेकिन ये एज रिव्यूअर्स हमारे आंख से निकलना नहीं चाहिए। इवन मैंने नहीं देखा था कि गुणनफल अलग अलग है, लेकिन ये निकलना नहीं चाहिए अगर हम रिव्यू कर रहे हैं लोगों के क्वेश्चंस को कि क्योंकि एट द एंड कंफ्यूज होने वाला बच्चा होगा। तो मतलब ये क्लास फॉर तपन सर की, उन्होंने इतनी छोटी चीज भी पॉइंट आउट की। बाकी द क्वेश्चन इज फाइन। बिल्कुल मैडम, थोड़ा सा स्लाइड बनाने में जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इसके पहले का बनाया नहीं,
और उसमें भाई थोड़ी सी ये सब मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी ना, इस वजह से ये हुआ है। मैं उस बात को और आगे भी ये सर वो आपका पॉइंट नहीं है, महेश सर का पॉइंट नहीं है कि क्वेश्चन अगर प्रिंटेड आता है तो हो सकता है प्रिंटर की भी गलती हो, कई बार ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये अब हम लोग जब फैसिलिटेटर्स और रिव्यूअर्स की तरह देख रहे हैं, जब आप रिव्यू करेंगे अपने ट्रेनिंग्स के क्वेश्चंस को, तो ये छोटी छोटी चीजें भी शायद आपके शायद नहीं, मतलब आपकी नजर से नहीं निकलनी चाहिए कि गलती किसी की नहीं होगी, डेफिनेटली लेकिन ये हाँ ये क्वेश्चन कहीं प्रिंट होके कहीं पे भी जाएगा तो एट द एंड भुगतने वाला बच्चा होगा। तो हम जब बच्चों के बारे में सोचते हैं तो हम ये छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखेंगे। दैट्स व्हाई इट्स अमेजिंग कि तपन सर ने ये चीज पॉइंट आउट की, एंड हम लोग भी ध्यान बिल्कुल मैडम। रखेंगे कि ऐसी चीजें हमारे दिमाग से ना निकले। मैडम मेरे से रोज हो रही है ना, मैं अभी रोज स्लाइड बनाता हूँ, बच्चों को पीपीटी बना के भेजता हूँ, तो उसमें कई बार मेरे को जब उनको बना के भेज देता हूँ, उसके बाद जब उसको डिटेल करके जब क्लास में जब बात आती है तब भी मेरे को समझ आती, तब दिखाई देती है, तब भी मेरे को भी बहुत बुरा लगता है। फिर उनको बच्चों को समझाना पड़ता है कि ये पूरा शब्द एक है। तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जब अपन टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कंप्यूटर तोड़ मोड़ देता है, तो उसमें हम गड़बड़ हो जाते हैं। वो हमारी गलती नहीं होती, लेकिन करें क्या, भुगतना हमको ही पड़ती है बाद में। नहीं, लेकिन फिर भी थैंक यू तपन सर, क्योंकि ये इन सब चीज़ों को जब हम इशारा करते हैं तो हमें भी और आगे उसको करेक्ट करने का मौका मिलता है। थैंक यू। तो जोएल सर प्लीज, मतलब मैं चाहता हूँ कि इस अगले स्लाइड पे चलें। तो अगला ये जो प्रश्न है, सभी इसको देखें ध्यान से। कक्षा 11 का प्रश्न है, मतलब मैंने कक्षा 11 के स्तर पे रखा है। कौशल इसका अनुप्रयोग है, टॉपिक पॉलीमर, कठिनाई स्तर सरल रखा है इसका। प्रश्न की विशेषता जो है वो एप्लीकेशन है। परीक्षण का उद्देश्य, यह प्रश्न परीक्षण करता है कि क्या विद्यार्थी पॉलीमर के रासायनिक संगठन और अनुप्रयोग को समझते हैं। अब ये सारे डिस्कशन में मेरी बात यह आई कि अनुप्रयोग को समझते हैं। थोड़ा सा ये टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में शायद मुझे लगेगा कि कुछ बदलाव करना पड़ेगा। प्रश्न इसका है, एक बहुलक जिसके निर्माण में सोडियम धातु का प्रयोग किया जाता है, यह एक योगात्मक और सहबहुलक है या पॉलीडाइन भी है, और इसका प्रयोग मुख्यतः टायर बनाने में किया जाता है। यह बहुलक है। ऑप्शन ए ब्यूना एस, इसको एसबीआर स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर भी बोलते हैं। बी पॉलीआइसोप्रीन, सी नियोप्रीन, और डी जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी। इसका जो सही आंसर है वो ए है। तो उसमें यहाँ पर जो प्रश्न जो दिया है उसमें हमने ये पूछना चाहते हैं कि ये कौन सा होगा। अगर वो इन सब चीजों को समझ लेगा कि हाँ ये एक योगात्मक बहुलक भी है और सह बहुलक भी है और एक पॉलीडाइन है, तो इनमें से वो कौन सा बहुलक है। तो ये मेरा उद्देश्य था कि इसमें ये अप्लाई हम इस बात को कर रहे हैं, और उससे हम ये चारों जो बहुलक हैं उनको समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये इसमें मैंने इसलिए इसको एप्लीकेशन लेवल पर डाला है। और इसमें फिर किस स्तर पे हम इसको होना चाहिए, या इसमें और क्या हम और बेहतर इसमें बदलाव कर सकते हैं। क्या मैं ये पहली बात, ये जो बात मैं रखना चाहता हूँ, तो इसमें एप्लीकेशन लेवल क्या इसका ठीक है, और मुझे थोड़ा सा खुद भी इसमें टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में कहीं कुछ थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, ऐसा कुछ लगता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, तपन सर आप ही बताएं, इसमें शुरुआत आप ही करें कि परीक्षण उद्देश्य क्या इसका बिल्कुल ठीक है या इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, और क्या ये प्रश्न ठीक है। प्रश्न तो ठीक है आपका। अब बात आती है परीक्षण विशेषता और परीक्षण उद्देश्य पे। तो प्रश्न विशेषता इसमें एप्लीकेशन की जगह मुझे ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लग रहा है कि अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बच्चे को कि हर चीज़ को वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि वो योगात्मक कोपोलर कहीं की नहीं है, वो पॉलीमर है या एडिशन पॉलीमर है या नहीं। यहाँ पे रासायनिक संगठन, पॉलीमर के रासायनिक संगठन का कहीं जिक्र नहीं है, तो इसे परीक्षण उद्देश्य में रासायनिक संगठन नहीं आएगा। नहीं, हाँ बिल्कुल, उसमें वो केमिकल स्ट्रक्चर है एक्चुअली, वो रासायनिक संगठन न करके वो स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, संरचना लिखना चाहिए वो हाँ, तो स्ट्रक्चर के ऊपर गए। वो यहाँ पे यह प्रश्न परीक्षण करता है कि विद्यार्थी पॉलीमर के अनुप्रयोग या पॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीमर के प्रकार से वो पॉलीमर के वर्गीकरण पे आ सकता है प्रश्न का। इसमें टेस्टिंग उद्देश्य, लेकिन क्योंकि प्रश्न के आधार पर अपन परीक्षण उद्देश्य नहीं लिखेंगे, परीक्षण उद्देश्य के आधार पर प्रश्न बनाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे अपन ये नहीं कर सकते कि प्रश्न के आधार पर परीक्षण उद्देश्य की बात करें, तो इन दोनों में संबंध नहीं बन पा रहा है। परीक्षण उद्देश्य विद्यार्थी पॉलीमर के रासायनिक संगठन, तो यहाँ पे रासायनिक संगठन में अपन ब्यूना एस की जगह पर हम ब्यूना एस का जो एकलक इकाई होती है उसको देना चाहिए था अपन को।
उसका स्ट्रक्चर देना चाहिए था। तो हम उसमें फिर हमारा वो आपका जो परीक्षण उद्देश्य है उसके हिसाब से जो डिस्ट्रक्टर में यदि आप उस पर उनकी वो दे देते, क्या बोलते हैं कि 1 लाख इकाई का स्ट्रक्चर दे देते, तो आपका परीक्षण उद्देश्य भी सही हो जाता, प्रश्न भी सही हो जाता और डिस्ट्रक्टर सही हो जाता, पूरा प्रश्न वहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाता और फिर वो प्रश्न शायद एप्लीकेशन लेवल पे भी आ जाता। लेकिन तब सर मैं मतलब ये बात को तो भी पहले भी चर्चा हुई है, जो ही मैंने भी बताया था, मैं बिल्कुल उसको एग्री कर रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ उस बात को कि हम टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर ही क्वेश्चन हम बनाते हैं। लेकिन अगर हमको यही क्वेश्चन जो है क्वेश्चन हमको चेंज नहीं करना है, बस इसमें हम ये चाहते हैं कि इसका जो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है, अगर इसमें हमको जो कमी लगती है उसको हम अगर बदलाव करना चाहें तो वो हम क्या कर सकते हैं इसमें और बेहतर, कि किस तरह से ये टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इसी प्रश्न के लिए। हालांकि बात वो उल्टी है, जैसे आपने कहा ना और मैडम ने बताया था, वो चीज मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप तो ये सोचे कि ये प्रश्न के लिए टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए था, तो क्या करेंगे सर? इस प्रश्न के लिए यदि हम टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव लेना चाहेंगे तो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव यह प्रश्न परीक्षण करता है कि विद्यार्थियों को बहुलक और बहुलक के वर्गीकरण की जानकारी है, बहुलक के वर्गीकरण से परिचित है कि वो कौन कौन से कितने प्रकार के बहुलक होते हैं और किस प्रकार के बहुलक में आना चाहिए। तब भी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाना चाहिए। नहीं, फिर वो प्रश्न अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे तो प्रश्न आ ही रहा है ना आपका, क्योंकि उसमें आपने उसको कंपैरिजन करवा लिया कि उसमें आपने बोल दिया कि कोपोलीमर भी है, एडिशन पॉलीमर भी है और इसका यूज, इसका सोडियम, इसमें सोडियम एक कंपोनेंट है और उसका यूज टायर बनाने में भी हो रहा है, तो उसको कंपैरिजन तो आएगा तो उसको अंडरस्टैंड तो करना ही पड़ेगा ना, तो प्रश्न तो क्या अंडरस्टैंडिंग ये लेवल पे सारी, आएगा वो। तपन सर क्या ये सारी चीजों को अप्लाई नहीं कर रहा है वो एक साथ? अप्लाई ज्ञान का एप्लीकेशन वो अंडरस्टैंड कर रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, एप्लीकेशन नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है तपन सर, थैंक यू। हेमंत सर, आप ये मतलब आपको क्या लगता है कि ये प्रश्न एप्लीकेशन लेवल पर होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पर होना चाहिए? अगर अंडरस्टैंडिंग लेवल पर होना चाहिए तो एप्लीकेशन लेवल पर क्यों नहीं होना चाहिए? ये थोड़ा सा मैं इसमें समझना चाहूंगा ताकि मैं इसमें और भी सुधार कर सकूं। हेमंत सर, एक तो जी सर, एक तो पहले ही आप लोग टेस्टिंग ऑब्जेक्ट पे डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट में भी थोड़ा इसको पॉलीमर के स्थान पर यदि हम ब्यूनास रबर की संरचना करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। इसके अलावा जो आपने बात कही कि एप्लीकेशन बेस्ड ना होकर के ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रश्न रहेगा ये, क्योंकि इसमें बच्चा अपनी समझ विकसित करेगा। आपने उसमें उसको सारी जानकारियां इसमें दे दी हैं। बहुलक है, सोडियम धातु का इसमें प्रयोग किया जाता है, योगात्मक बहुलक है, सहबहुलक है और पॉलीडाइन भी इसमें पाया जाता है। तो उससे संबंधित उसकी जो संरचना है उससे संबंधित सारी चीजें आपने उसको छात्र को उपलब्ध करा दी है प्रश्न में, और इसका उपयोग भी बता दिया है। इसलिए ये बच्चे को अपनी समझ से ही वो इस बात को पकड़ लेगा। यदि इसने बच्चे ने ब्यूनास रबर का अध्ययन किया है तो वो अपनी समझ से ही इस चीज को गेन कर लेगा, इसके आंसर को। लेकिन एप्लीकेशन लेवल पे जो क्वेश्चन हम बनाते हैं अभी, तो उन पे तो बहुत सारे चीज इन्फॉर्मेशन दे करके, बहुत सारी जानकारियां दे करके उनको हम अप्लाई करने के लिए भी तो वहां पर करते हैं। तो एप्लीकेशन लेवल में भी तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कई सारे एप्लीकेशन लेवल में। जब हम किसी सिद्धांत को लेकर के या किसी नियम पर उस चीज को इंफॉर्मेशन दें और उस नियम के आधार पर उनको अप्लाई कराएं, तब फिर वो अप्लाइंग में जाएगा ना सर। ये तो अपन उसकी समझ बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए उसके लिए सारी चीजें दे रहे हैं, या हम इसके आबंधन की प्रोसेस उसमें दे दें और फिर कर प्रोसेस निकालें तो फिर ये आ सकता है। नहीं बिल्कुल ठीक है, पर जैसे ये क्वेश्चन जैसे है जिसमें ऑप्शन दिए हैं, तो वो उसमें भाई ये युगात्मक है कि नहीं है, तो वो इस पे इसके बारे में उसको पता है उसको कि युगात्मक बहुलक कैसे बनता है ना, या सह बहुलक कैसे क्या होता है, या इसमें पॉलीडाइन कौन सा है, तो वो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेगा और ड्रॉ करके फिर ये इसको उसका वो निष्कर्ष निकालेगा ना उसका। सर तो उसको इसमें कुछ ड्रॉ नहीं करेगा। तोड़ना भी पड़ेगा ना, क्वेश्चन को तोड़ना पड़ेगा, तो क्या इसमें हमें उस पर नहीं जाना चाहिए एनालिसिस या सिंथेसिस लेवल पर भी? तो ये क्या सर एप्लीकेशन लेवल पर नहीं होना चाहिए? सर वो ड्रॉ नहीं करेगा, क्योंकि वो सीधा सीधा अपन सबसे पहले जब भी किसी बहुलक को पढ़ाते हैं तो पहली लाइन हमारी यही होती है कि यह एक युगात्मक बहुलक है। जब वर्गीकरण से तो ही वो शुरू कर। मैकेनिकल हो जाएगा सर इस तरह से। जी सर,
तो केवल योगात्मक से मैकेनिकल नहीं होगा ना, उसके साथ में चूंकि अपन बात पूरी उसको कर रहे हैं ब्यूना रबर की पूरी वो निकालने का, तो केवल एक योगात्मक शब्द के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज तो अपन सबसे पहले मेंशन कराते हैं उसमें, ये एक योगात्मक बहुलक का प्रकार है। तो वो ड्रा ना करके जो आपने उसको उपलब्ध कराई है जानकारी, उसके आधार पर वो अंडरस्टैंड करेगा कि इनमें से कौन सा हो सकता है। ठीक है। तो इनमें अंडरस्टैंडिंग मतलब मैं वही थोड़ा जानना चाह रहा था कि भाई इसमें जैसे मान लो इसके 4 अलावा ऑप्शन दिए सर हैं। मेरा भी इनपुट इसमें मतलब अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट करते हुए ये है कि जब हमने ये भी लिख दिया कि मुख्यतः टायर बनाने के लिए किया जाता है, तो क्या ड्रॉ करने की जरूरत रहेगी, ये बच्चा समझ के भी आंसर कर पाएगा कि नहीं? बिल्कुल जी मैडम। तो ये अगर मान लीजिए अपन यहाँ से हटाए, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया, और इसमें से टायर बनाने के लिए तो इसका उपयोग हम हटा देते हैं अगर यहाँ से, और फिर क्या इसको हम एप्लीकेशन, क्योंकि वो ये जो चीजें उसने पढ़ रखी हैं कि योगात्मक बहुलक क्या होता है, सह बहुलक क्या होता है, या किस टाइप का है, क्योंकि उसमें पॉली आइसोप्रीन भी पॉली वो भी होते हैं, मतलब जैसे पॉलीएमाइड भी होते हैं, पॉलीएस्टर भी होते हैं, इसी तरह से पॉलीडाइन भी होते हैं। तो इनकी उसको समझ है, तो क्या वो ये सारे ऑप्शन जब दिए जाएंगे तो इनके ऊपर वो उनकी समझ को अप्लाई नहीं करेगा क्या? क्या उस स्थिति में ये एप्लीकेशन लेवल पे नहीं जाएगा? आप कह रहे हैं अगर कि ये हम अगर हम ये लिखा दें कि मुख्यतः टायर बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता है? ये हटा दें, जी जी बिल्कुल। तपन सर आपका क्या कह रहे हैं? मुझे ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का लग रहा है, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लग रहा कि बच्चे को कुछ एनालिसिस करने की जरूरत पड़ रही है, वो समझ के भी 11वीं का बच्चा दे पाएगा इसका आंसर। अगर हम ये टायर वाला पॉइंट हटा देते हैं तो ये तभी ये क्वेश्चन कंप्लीट है कि नहीं, पहले तो ये हम लोगों को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा ये क्या क्वेश्चन सेंस बना रहा है। तो आप क्या कह रहे हैं सर, ये क्वेश्चन अगर ये टायर वाला पॉइंट नहीं देंगे तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा, ये क्वेश्चन कैसे लिखा रहेगा? टायर वाला पोर्शन हटा भी देते हैं तो भी इस क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि ब्यूना एस अपन बोल सकते नियोप्रीन, पीवीसी तो किसी चीज पे का आ ही नहीं पाएगा। नियोप्रीन जो है वो प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर पे आएगा। तो इसे टायर बनाने वाला पोर्शन यदि हटा भी देते हैं तो कोई भी इस क्वेश्चन में जहाँ तक है हम बात कर रहे हैं वो हमें सोडियम धातु सब कुछ लेके उसके स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर से ब्यूना एस के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे तो बहुलक जो आएगा वो कंपैरिजन पे ही आएगा, और उसको अंडरस्टैंड ही करना पड़ेगा बच्चे को कि उसके स्ट्रक्चर ब्यूना इसके स्ट्रक्चर से कोरिलेट करते हुए कि उसमें वो योगात्मक भी एडिशन पॉलीमर भी है, को पॉलीमर भी है, और उसमें पॉलीडाइन भी है। तो वो स्ट्रक्चर पे आते हुए उसको वो अंडरस्टैंडिंग ही में ऐसा लग रहा है मुझे। और दूसरी बात जहाँ तक है कि कक्षा 11वीं में आप पॉलीमर वाला पोर्शन जो कक्षा 12वीं में चले गया एज इट इज, ये जो चैप्टर है पूरा कक्षा 11वीं से उठ के कक्षा 12वीं में चले गया है। तो इसका कक्षा 12वीं में पहुंच जाएगा ये लेवल। ठीक है मैडम, इसको ऐसे अंडरस्टैंडिंग लेवल रखते हैं। ये मैं इस बात को अग्री करते हुए, अगर इसको हम एप्लीकेशन लेवल पे बनाना चाहें, अगर इसी क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन को जो पॉलीमर के ऊपर है जैसे मैंने ये दिया है, इस तरह कोई मिलता है तो क्वेश्चन को अगर एप्लीकेशन लेवल पे बनाना चाहें अगर हम, तो ऐसा कोई उदाहरण है तपन सर, ऐसा कोई उदाहरण है कि इसमें अपन उसको एप्लीकेशन लेवल पे ले जाएं? एप्लीकेशन लेवल पे यही लेना है। टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव रखते हुए ये भी एक मिनट सॉरी, तो महेंद्र सर आपका क्वेश्चन ये है तपन सर हेमंत सर से कि यही टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव रखते हुए कि टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव भी बदलेगा फिर आपको? हाँ, तो वो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में भी मैं तब वो तो मैं शुरू में भी बोल रहा था कि इसको हम मुझे एप्लीकेशन लेवल पे ही रखना है और इसका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में अगर बदलाव करना है तो हम वो क्या करेंगे और फिर इसको एप्लीकेशन लेवल पे कैसे लेके तो जाएंगे? आपका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव समझते हैं तो आप सिर्फ समझने की बात कर रहे हैं, तब वो अंडरस्टैंडिंग को क्वेश्चन उससे मैच करता है। अब अगर आपको एप्लीकेशन रखना है तो आपका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव भी अलग होगा और क्वेश्चन भी अलग होगा, तो ये ऑल इन ऑल ये पूरी चीज अलग हो जाएगी। तो जो हमारे सामने है ये अंडरस्टैंडिंग है। जी मैडम, मैं इसको समझ गया, अंडरस्टैंडिंग पे होगा, लेकिन इसको हम आप एप्लीकेशन तपन लेवल सर पे और हेमंत सर इसमें अपना अपना इनपुट दे सकते हाँ, हैं। हमें टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव बदलते हुए पूरा करना है तो क्या? टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव आपको ये रखना है, टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव भी चेंज करना है, प्रश्न भी चेंज करना है, डिस्ट्रक्टिव भी चेंज करना है। तो पूरा नया प्रश्न बना देते हैं। नया प्रश्न में आपको एप्लीकेशन लेवल पे लेना है। तो इस प्रश्न में अपन ये लेके आ सकते हैं कि एक बहुलक बनाते हैं, थोड़ा सा मैं पढ़ सोच लूँ।
सोडियम एप्लीकेशन लेना है तो पॉलीमर में एप्लीकेशन, निम्न में से कौन सा बहुलक, तो एप्लीकेशन पे थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। निम्न में से कौन सा बहुलक जिसकी जो कि योगात्मक सहबहुलक तथा पॉलीडाइन है और जिसमें सोडियम धातु भी उपस्थित है, बस वो उसके ऊपर अपन लेके आ सकते हैं कि वो एप्लीकेशन पे आ जाएगा कि वो बच्चा अपने नॉलेज पे लेके आएगा कि योगात्मक किसको कहते हैं, कोपोलीमर किसे कहते हैं, पॉलीडाइन किसे कहते हैं, और इसमें साथ में सोडियम भी उपस्थित है जिसमें वो कौन सा होगा, तो उसमें बच्चे को ये एप्लीकेशन ये तो लेवल पे आ क्वेश्चन में जाएगा। अपन ने रखा है सर, ये बात तो रखी है तपन सर अपन ने क्वेश्चन में, जो आप बोल रहे हैं ना नहीं, इसको ये आपने अब इसमें 2 मिनट आपने जिसके निर्माण में कि कौन सा बहुलक है, अब इसमें आपने इसका उपयोग भी यूज भी ले लिया, तो इसको आज बनाता हूँ फिर आपको कर देता हूँ यार थोड़ा। चलो ये आपने थोड़ा सा दिमाग में रखना आप लोग भी, हाँ, दिमाग में कि रखते हैं ना। व्हाट्सएप पे भी अपना ग्रुप पे भी देखे कि ऐसा हाँ, कोई क्वेश्चन मिलता है जिससे हम इसमें ठीक एप्लीकेशन पे ठीक दे के जाएं तो एप्लीकेशन पे और देके बेहतर आते होगा। हैं इसको। ठीक है, अभी के क्योंकि लिए हम इसको लोग ऑलरेडी टाइम ओवर शूट करने वाले हैं। जी जी, तो प्लीज जोएल सर अब नेक्स्ट स्लाइड आप ओपन करें। अगला क्वेश्चन जो है कक्षा 12 का, इसका जो कौशल है वो ज्ञान रखा है, नॉलेज बेस्ड है, और टॉपिक इसका दैनिक जीवन में रसायन, और वो जो लर्निंग आउटकम में रंजक दिए गए थे डाइस, हालांकि डाइस के बारे में ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, हम लोग को दिया नहीं गया इसमें, लेकिन चूंकि वो लर्निंग आउटकम में दिया था इस वजह से मैंने इसको लिया है। कठिनाई स्तर इसका सरल है, प्रश्न विशेषता मैकेनिकल है, और परीक्षण उद्देश्य यह प्रश्न परीक्षण करता है कि क्या विद्यार्थी रंजक की संरचना का ज्ञान रखता है। तो इसमें प्रश्न किसी पदार्थ में रंजक के रूप में कार्य करने के लिए निम्न का होना आवश्यक है। ए क्रोमोफोर, बी क्रोमोजेन एंड ऑक्सोक्रोम, सी क्रोमोजेन, और डी ऑक्सोक्रोम। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी क्रोमोजेन है। तो अगर उसकी संरचना का ज्ञान अगर उसको है तो उसके बारे में वो बता सकता है कि वो जानता है कि क्रोमोजोन क्या है, तो इसके आधार पर वो आंसर दे सकता है। तो क्या ये प्रश्न जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी जा सकता है। यहाँ पर हेमंत सर आप बताएंगे इसमें क्या ये जो प्रश्न है इसको आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी रख सकते हैं। हेमंत सर, हेमंत सर सुन पा रहे हैं मेरे को? तपन सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। ये प्रश्न अच्छा, बिल्कुल मैकेनिकल ही है, क्योंकि इसमें सीधा प्रश्न पूछा गया है कि निम्न कौन सी एक चीज है जिसके होने से वह रंजक के रूप में कार्य करेगा। तो बच्चों को याद कर रहे हैं क्रोमोजेन तो उत्तर लगाएगा, और याद नहीं है तो उत्तर नहीं लगाएगा, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से प्रश्न बिल्कुल 100% मैकेनिकल है। जी जी, जूही मैडम, मगर मेरे ख्याल से हेमंत सर को मेरी आवाज नहीं आ रही है। हेमंत सर आवाज आ रही है मेरी? नेटवर्क इशू हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, जूही मैडम आप सुन पा रही मेरे को? हाँ सर, हम सुन पा रहे हैं, जी जी, लेकिन तो सर हम ये थोड़ा इसको वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि मैकेनिकल और अंडरस्टैंडिंग वाला, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट ओवर। क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसलिए मैं इसलिए भी इसको ये क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इसका जो है प्रश्न विशेषता मैकेनिकल के बजाय अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, कि क्रोमोजन और क्रोमोफोर का डिफरेंस पता होना चाहिए, क्रोमो ऑक्सोक्रोम तीनों के बारे में पता होना चाहिए उसको। अगर उसकी समझ रखे है क्रोमोफोर क्या होता है, ऑक्सोक्रोम क्या होता है और क्रोमोजेन क्या होता है, तभी बच्चा इसका जवाब दे पाएगा। इसलिए हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी रखा जाए, क्योंकि क्रोमोफोर मतलब मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप लगा हुआ है वो क्रोमोजेन कहलाएगा। अगर उसमें ये दोनों चीजें हैं कि कंपाउंड के अंदर ये डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप मौजूद है, तभी उसको क्रोमोजेन बोलेंगे, तभी वो इस लेवल पे आएगा।
तभी उसको समझ पाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मैकेनिकल के बजाय अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है मैडम, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये आप पता नहीं भाई, थोड़ा सा एग्जैक्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट की, क्योंकि क्वेश्चन है कि रंजक के रूप में कार्य करने के लिए निम्न का होना आवश्यक है। तो क्या बच्चा समझने की कोशिश कर रहा है कि ये होगा तो ही कोई भी पदार्थ रंजक की तरह काम करेगा? दैट्स व्हाई आई एम जस्ट। तपन सर, आपका क्या पॉइंट है? आप फिर से रीइटरेट करेंगे क्या? मैडम उसमें उसने प्रश्न में केवल एक चीज पूछी, निम्न का होना आवश्यक है, या इस प्रश्न में कि ये प्रश्न यदि ये इस प्रकार से होता, किसी पदार्थ जब कोई पदार्थ में निम्न में से जो उपस्थित होता है तो वो रंजक की तरह बिहेवियर करता है तो रंजक हो सकता है। उस प्रश्न को फिर अपन उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेके आते कि निम्न में से ये हो जो सकता है। क्वेश्चन है वो बस आपने जो दिया ना तपन सर, अगर हम वापस से सुने तो वो यही क्वेश्चन है, बस ग्रामेटिकली थोड़ा इधर उधर हुआ है। ग्रामेटिकली वो चेंज हो जाए, जब ग्रामेटिकली चेंज होगा तभी तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करके बच्चे को ये कुछ सोचने के लिए मजबूर करेगा। ग्रामेटिकली चीज में तो क्या ही बच्चे को वापस हम तपन सर आपको नहीं पॉइंट आउट करें, हम बस डिस्कस करें, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चा सोच रहा है कि एक पदार्थ है, उसको रंजक की तरह कार्य करने के लिए ये प्रश्न क्या डायरेक्ट चीज है की मैडम, होनी चाहिए? ये हाँ प्रश्न जी। जो है डायरेक्ट है कि निम्न की उपस्थिति होने पर रंजक की तरह बिहेव करेगा। ये प्रश्न डायरेक्ट है, इसे इसको अपन मैकेनिकल में लेंगे। पदार्थ में उपस्थिति, जैसे क्रोमोफोर की उपस्थिति होगी पदार्थ के अंदर, तब वो रंजक की तरह काम करेगा। क्योंकि पदार्थ में अगर क्रोमोफोर मौजूद है तभी तो वो क्रोमोजन कहलाता है। तो ये इसलिए मैं इसको अंडरस्टैंडिंग पे बात कर रहा था कि अगर उसको ये पता है, उसको ये फर्क पता है कि क्रोमोफोर अकेला जो है वो उसकी मौजूदगी जो रहती है वो उस पदार्थ के अंदर अगर होगी तो वो कलर प्रोड्यूस करेगा। अकेला क्रोमोफोर कलर पैदा नहीं करता है, जब वो पदार्थ से जुड़ जाता है तब वो कलर पैदा करता है। तब तक इसका मतलब ये है कि जब तक वो क्रोमोजन नहीं बन जाएगा तब तक वो कलर को पैदा नहीं करेगा। तो डिस्ट्रैक्टेड, ये क्या डिस्ट्रैक्टेड होने पर क्या उसको समझने के लिए, सोचने के लिए मजबूर नहीं करते हैं। इसलिए मैं इसको अंडरस्टैंडिंग की तरफ बात कर रहा था। जी जूही मैडम, एम आई राइट या कुछ उसमें और भी हम? मुझे भी अंडरस्टैंडिंग का लग रहा है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन तो हो रहा है थोड़ा। क्योंकि तपन सर ने भी जो दूसरा क्वेश्चन दिया वो नियरली यही है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत इसी क्वेश्चन को उन्होंने अलग तरीके से बोला है और उसको अंडरस्टैंडिंग उनको लग रहा है। तो मे बी मुझे समहाउ ये अंडरस्टैंडिंग का लग रहा है कि बच्चे को सोचना है कि लेकिन फिर भी अपने गो बैक टू योर टेक्स्ट बुक्स, गो बैक टू योर कंटेंट विच यू पीपल आर टीचिंग, कि क्या ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि बच्चा रटा हुआ है कि बिकॉज ऑफ क्रोमोजन के रहने से ही रंजक के रूप में वो काम कर सकता है, या कुछ ऐसा? थोड़ा मुझे भी जी कंफ्यूजन हो रहा है। जी मैडम, मतलब मैंने क्या है कि इसको बनाने के बाद अभी जब प्रश्न पे जब मैंने पूरा देखा उसको, तो मेरे को लगा कि ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ही जाएगा। मतलब मेरा ये विचार इस पे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ही ज्यादा हो रहा है। तो अब इसको ज्यादा टाइम इस पे ना करते हुए, काफी टाइम हो चुका है। मतलब वही मैं चाहूंगा कि इस पे तपन सर आप भी इस पे देखना, जी मैडम प्लीज आप भी इस पे थोड़ा देखना कि क्या ये अंडरस्टैंडिंग पे ही होना चाहिए, क्योंकि इसका मेरा पूरा प्लीज विचार आप ये स्क्रीनशॉट जैसा भेज दीजिएगा आप। जी जी शायद जी आपने प्रेजेंटेशन शेयर किए ही हैं, लेकिन एक स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का एक बार ग्रुप पे डाल दीजिएगा। जी जी बिल्कुल मैडम। हम्म, जी तो अभी के आगे ये बढ़। तीनों, जी जी बिल्कुल तीनों क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो चुके हैं। और यहाँ तक के सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।